लगभग 2 साल पहले उसे एक ऐसी टर्मिनल इलनेस का पता चला था जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसने उसके दिनों को गिन दिया था। तब से वह बार बार अपना पसंदीदा गेम खेल रहा था और अब 2 साल बाद मरने का समय आखिरकार आ पहुंचा था। लेकिन उससे पहले वह इस गेम को आखिरी बार खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने एक नया गेम शुरू किया और अपने लिए एक कैरेक्टर बनाया। एक से ज्यादा जीनियस ट्रेट चुनने की कीमत चुकानी पड़ती थी। उसके कैरेक्टर को एक नेगेटिव ट्रेट भी लेना था। उसने 2 जीनियस ट्रेट्स चुने और बदले में उसका कैरेक्टर टर्मिनली इल हो गया। चेन को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वह खुद भी टर्मिनली इल था। जैसे ही उसने कैरेक्टर क्रिएशन पूरा किया, अगली ही घड़ी उसे खींच लिया गया। न कोई चेतावनी, न कोई लोडिंग स्क्रीन, बस सीधा उस धिक्कार भरे गेम के भीतर। और ऐसे ही वह अंदर पहुंच गया। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक भव्य शयन कक्ष में पाया। वह हैरान था और सोचने लगा कि यह जगह कहाँ है। एक अजीब सी डेजा व्यू की अनुभूति ने उसे घेर लिया। वह कमरे में टहलता हुआ एक दर्पण तक गया। दिल में भय समा गया। क्या वह सबसे बुरे कैरेक्टर में बदल गया है? इस गेम में उसका नाम था नॉक्स। उसे समझ नहीं आया कि यह नाम क्यों आया, बस इतना कि शुरुआत किसी टक्कर की तरह लगी। यहाँ उसका पूरा नाम था नॉक्स वॉन राइनहाफर, इनर लुनेटिक की तीसरी डार्क रिनाउंड फैमिली का सदस्य। इस फैमिली का दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन लुनेटिक से गहरा रिश्ता था। वह राइनहर फैमिली में 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। यह ब्लड लाइन पीढ़ियों से मैजिक और सोर्ड्समैनशिप में प्रतिभाशाली चिल्ड्रन को जन्म देती आई थी। लेकिन नॉक्स ही अकेला ऐसा था जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था। उसने अपनी कमजोरी से नफरत करनी शुरू कर दी। हताशा में उसने डेविल से एक फॉरबिडन पैक्ट किया और इस तरह वह इनर लुनेटिक की कहानी का सबसे नोटोरियस विलन बन गया। हीरो सन्न रह गया कि वह अब सचमुच नॉक्स बन चुका है। उसने खुद से पूछा कि क्या यह सब सिर्फ एक ड्रीम है। इस कैरेक्टर की उम्र मात्र 14 साल थी। उसकी एलिमेंटल एफिनिटी थी डार्कनेस। लेकिन जब उसने स्टेटस विंडो खोला तो थोड़ी खुशी हुई, पर तभी देखा कि उसकी स्टेमिना बस लेवल 2 पर थी। उसने फिर अपनी नेगेटिव ट्रेट्स देखी, वॉइड रेवलेशन, टर्मिनली इल, कर्स ऑफ द वीक और फ्रीक्वेंट सिकनेस, जिसमें कोल्ड हैंड्स और फीट जैसे लक्षण थे। वह शॉक में पड़ गया। यही तो वही कैरेक्टर था जिसे उसने खुद बनाया था। उसने गुस्से में चिल्लाया। वह असली लाइफ में टर्मिनली इल था और अब गेम में भी फिर से मर रहा है। इस बार उसके कैरेक्टर के पास जीने के लिए केवल 1 साल था। वह याद नहीं कर पा रहा था कि उसने यह ट्रेट क्यों चुना था, लेकिन कुछ सोचने के बाद याद आया। उसने ऐसा कैरेक्टर बनाया था जो उसी की तरह टर्मिनली इल हो। उसे याद आया कि वह अपने मेसी डेस्क पर बैठा था, डाइंग, और सहारा देने वाला कोई नहीं था। उस पल उसे क्या पता था कि वह सचमुच उसी कैरेक्टर में बदल जाएगा जिसे उसने खुद बनाया। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, मेल बॉक्स में एक अनरेड मेल है, क्या वह देखना चाहता है? उसने तुरंत खोल दिया। मेल में किसी ने उसे उसके असली नाम चान और उसके गेम नेम नॉक्स दोनों से पुकारा। वह दंग रह गया। कोई उसकी असली आइडेंटिटी जानता था। यू चान, वह नाम जो उसके पेरेंट्स ने दिया था, जिनका ठिकाना अब अननोन था। वह गहरे विचारों में डूब गया। जिसने भी उसे यहाँ लाया है, उसे उसकी उस बीती लाइफ के हिस्से का ज्ञान अवश्य है जिसे वह भूल चुका था। मैसेज में लिखा था, यू डोंट रिमेंबर मी, बट आई नीड टू से दिस। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। यू डिड वेल ओवर द लास्ट 2 years. यू डिजर्व टू बी हियर. वेलकम बैक टू द गेम। वह स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे एक लाइन पर अटका, वेलकम बैक। क्या मैसेंजर यह बताना चाहता था कि उसकी ओल्ड वर्ल्ड अब खत्म हो चुकी है और यही जगह उसकी न्यू रियलिटी है? मैसेंजर ने जवाब दिया कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन उसे सलाह दी जाती है कि वह एल्डेन एकेडमी ज्वाइन करे। वहीं से उसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी और पूरी कोशिश करनी होगी कि मेन स्टोरी के अनुसार आगे बढ़े। तभी उसके सामने पूरा ट्रूथ अपने आप रिवील होगा। वह पूरी तरह कंफ्यूज था और अपने थॉट्स को सोर्ट करने के लिए समय चाहता था। उसे याद आया कि वह अब गेम इनर लुनेटिक का फाइनल बॉस बन चुका है, लेकिन उससे उम्मीद थी कि वह मेन स्टोरी लाइन फॉलो करे और चाहे वह कहानी को किसी भी तरह देखे, उसका अंत हमेशा एक ही होता है, डेथ। वह सोचता है कि चाहे इनर लुनेटिक उसकी नई रियलिटी बन चुका हो, पर क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी मेमोरीज वापस पाने की कोशिश छोड़ दे? उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह मेन स्टोरी लाइन पर ही टिकेगा और इसी सफर में अपनी खोई हुई मेमोरीज वापस पाएगा। उसे समझना है कि वह इस दुनिया में क्यों है और सबसे जरूरी बात, उसे जिंदा रहना है। और अगर सर्वाइवल का मतलब सच्चा विलन बनना है, तो वह उस राह पर भी चलने को तैयार है। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है उसकी पुरानी जिंदगी से बहुत कुछ बदला नहीं है। 2 साल पहले उसने अपनी सारी मेमोरीज खो दी थीं और वह टर्मिनली इल था। हर दिन मौत के साए में जीना पड़ता था। बस फर्क इतना है कि अब मंच बदल गया है। वह दुनिया जिसे वह सबसे अच्छी तरह जानता है, वही सिस्टम से आज की तारीख पूछता है। सिस्टम जवाब देता है, इट्स द 4th of February 1812। ये सुनते ही उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह सोचता है, क्यों ना अभी अपनी 28वीं क्लियर अटेम्प्ट शुरू कर दे। जैसे ही वह दरवाजा खोलने बढ़ता है,
उसकी कलाई में तेज दर्द उठता है। सिस्टम बताता है कि उसकी एक नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेट हो गई है। लगातार बीमारी के असर से उसे रिस्ट इन्फ्लेमेशन लेवल 1 हो गया है। सिस्टम सलाह देता है कि वह आराम करे और ठीक होने का समय दे। ये सुनकर वह गुस्से में बुदबुदाता है। इस बॉडी में आखिर गड़बड़ क्या है? इतनी फ्रेजाइल क्यों है? अपनी हालत में उलझा हुआ वह अचानक एक यंग फीमेल हाउसमेट से टकरा जाता है। वह जमीन पर गिरती है और तुरंत यंग मास्टर से माफी मांगती है। वह उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करता है। भूरे बाल और हल्की नारंगी आंखें। यह चेहरा जाना पहचाना लगता है। क्या यह रोना है? वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे सिर्फ इतना याद है कि इस कैरेक्टर ने अक्सर नॉक्स के पीछे बुरा बोला था। फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की गपशप करती होगी। नॉक्स भले ही विलन है, पर वह उसे माफ कर देता है और बस चेतावनी देता है कि दोबारा यह गलती न हो। कुछ पल के लिए वह अपनी असली पर्सनैलिटी भूल जाता है और रोना को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जल्द ही उसे याद आता है कि उसे पागल और खतरनाक बनकर रहना है। वह चुप हो जाता है और अपनी चुनी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। तभी नौकरानी झिझकते हुए पूछती है कि यंग मास्टर इतनी सुबह कहाँ जाने वाले हैं? नॉक्स जवाब देता है, प्रैक्टिस हॉल। पास खड़े सारे नौकर चौंक उठते हैं। फिर वह रोना से कहता है कि वह भी साथ चले। रोना उत्साहित तो होती है, लेकिन डरती है कि कहीं उसका मालिक उसे पीटने तो नहीं ले जा रहा। प्रैक्टिस हॉल की ओर चलते हुए नॉक्स अपने हालात पर विचार करता है। मौत का एहसास कर लेने के बाद अब वह जान चुका है कि दोबारा मरना नहीं चाहता। अगर उसे सरवाइव करना है तो इस नई दुनिया में जल्दी ढलना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कोई चांस नहीं। जिसने गेम 27 बार खेला है वह इसके ज्यादातर हिडन मैकेनिक्स जानता है। वह तुरंत स्टेटस विंडो पर नजर डालता है। इनर लूनाटिक। सिस्टम बताता है कि इनर लूनाटिक की स्टोरी लाइन में एंजल्स और डीमंस एम्पायर के साथ भिड़ते हैं और इसका मैसिव फैंडम पूरी दुनिया में फैला है। इस गेम की सबसे अनोखी बात थी इसके विशाल कस्टमाइजेशंस, जिससे हर प्लेयर अलग अलग प्ले स्टाइल्स आजमा सकता है। ऑर्डिनरी और टैलेंटेड जैसे ट्रेट्स कई बार दिए जा सकते हैं, लेकिन जीनियस ट्रेट्स आमतौर पर सिर्फ एक ही मिलते हैं। लड़का सोचता है कि जीनियस ट्रेट्स किसी भी फील्ड की छोटी तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देते हैं, और फिर भी उसके पास 2 जीनियस ट्रेट्स हैं। उसे याद है कि गेम में एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहते हैं ट्रेट पेनल्टीज, यानी लिमिट से ज्यादा ट्रेट्स लेने पर कैरेक्टर पर बोझ। लेकिन सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर 2 जीनियस ट्रेट्स लेना संभव था। उसके ट्रेट्स थे सोर्ड्समैनशिप जीनियस और कॉम्बैट जीनियस। इनसे उसे सुपीरियर तलवारबाजी की स्किल मिलती और वह सोर्ड मास्टरी के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच सकता था। इसके अलावा उसके पास था माना सेंसिटिविटी जीनियस, जिससे वह मैजिकल एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता और उसकी स्पेल कास्टिंग और भी तेज और असरदार बनती। नॉक्स जानता था कि और भी कई ट्रेट्स हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। वह सिस्टम डिटेल्स पढ़ना जारी रखता है और फिर उसे एक और पर्क दिखता है। क्योंकि वह अब मेन कैरेक्टर है, वह दूसरों के स्टेटस विंडोज भी देख सकता है। वह एक और ट्रेट देखता है, मास्टर ऑफ एक्टिंग। इसका मतलब यह कि किसी भी परिस्थिति में कन्विंसिंगली एक्ट करना उसके लिए आसान है, और यह स्किल उसके हालात में बहुत क्रूशल है। दूसरा ट्रेट है स्टील मेंटालिटी, जो कॉम्बैट के दौरान एक्टिवेट होने पर उसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी काम और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखता है। लेकिन असली समस्या नेगेटिव ट्रेट्स में है। उनमें सबसे खतरनाक है टर्मिनली इल, और यही अकेली समस्या नहीं। सिस्टम खुद मजाक उड़ाता है कि वह प्रैक्टिकली एक चलती फिरती हॉस्पिटल ही है। सिस्टम यह भी बताता है कि जिन लोगों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं उनके लिए आईसी एरियाज में बिना वार्मिंग स्किल के सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल है। ऊपर से फ्रीक्वेंट सिकनेस ट्रेट का मतलब है कि हर चैप्टर में वह इलनेस की वजह से कम एक बार फेंट होगा। वह गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है कि कोई चॉइस नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फेस करना होगा। अचानक रोना रुक जाती है और बताती है कि वे प्रैक्टिस हॉल पहुंचने वाले हैं। वह पूछती है, क्या सच में यंग मास्टर अंदर जाने वाले हैं? नॉक्स चुपचाप दरवाजा खोलता है। डोर खुलते ही सिस्टम एक नया ऑब्स्टिकल बताता है, कर्स ऑफ द वीक। ये कर्स जन्म से ही उस पर लगा है। नतीजा यह कि उसकी ग्रोथ रेट 50% कम है और एनिमी डिबफ्स का असर उस पर 2 गुना। यंग मास्टर सोच लेता है कि सबसे पहले इस कर्स को हटाने का रास्ता ढूंढना होगा। ट्रेनिंग हॉल के भीतर प्रैक्टिस करते हुए उसे बार बार यही एहसास होता है, चाहे कितनी बार सोच ले, नतीजा एक ही है, वह डूम्ड है। स्टोरी की शुरुआत पढ़ने जैसा यही उसकी आखिरी सोच बन जाती है। इतना सब पढ़ने के बाद अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। अब उसे अपनी लिमिट साफ दिखती है। वह 10 बार से ज्यादा सोड भी नहीं घुमा सकता। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कर्स ऑफ द वीक उसे इतना कमजोर बना देगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे खड़ा होता है और चारों ओर देखता है। पास में वेपन्स का बड़ा कलेक्शन दिखाई देता है। सिस्टम बताता है कि यह राइनर फैमिली की ओरिजिन की वजह से है और उसे सोड से शुरू करने की सलाह देता है। सिस्टम यह भी समझाता है कि राइनहर्ड लाइनिएज को कई टाइटल्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस है हाई हाउस ऑफ द ब्लेड एंड डार्कनेस। इसकी वजह है उनके अनोखे सोर्ड स्किल्स,
जिनमें डार्क एट्रीब्यूट मैजिक को ब्लेड में चैनल करके एनिमीज को काटा जाता है। ये सब संभव हुआ है कमांडर्स ब्लेड की वजह से, जिसे टायरेनिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है। ये सोर्ड हर जनरेशन में फैमिली हेड को मिलती आई है। नॉक्स सोचने लगता है कि इसका उससे क्या लेना देना। सोर्ड्समैनशिप के अलावा नोबल हाउसहोल्ड में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा है वेल्थ। नॉक्स असली वैल्यू ऑफ मनी समझता है और ऑनेस्टली थ्रिल्ड है कि उसके पास यह सब है। राइनहर फैमिली स्टोरी की सबसे महान नोबल फैमिलीज में से एक है और इसका मतलब है वे बेहद रिच हैं। नॉक्स जैसे यूजलेस यंगेस्ट सन के पास भी इतनी वेल्थ है कि बिना काम किए पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। उसे पूरा यकीन है कि उसका फादर टेयाओ परवाह नहीं करेगा कि वह पैसे वाइजली खर्च करता है या नहीं। सच तो यह है कि नॉक्स वैसे भी वेस्टफुल नोबल एयर की इमेज में फिट नहीं बैठता। उसका कैरेक्टर आर्किटाइप पहले से क्लियर है, लेकिन उसने ठान लिया है कि इस एडवांटेज का हर हिस्सा यूज करेगा जब तक रोना उसका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर देती। फिर भी उसे डर है कि शायद वह उसकी अजीब डिमांड को मानने से मना कर दे। कुछ मिनट पहले रोना वुडन सोर्ड, टॉवल और पानी लेकर आई थी। उसने यह सब देते हुए पूछा था कि क्या वह सच में एक्सरसाइज करने वाला है। उसने रोना से पूछा था कि आसपास कोई और है या नहीं, और फिर उसे पास आने को कहा। नर्वसली वह पीछे हटी, सोचते हुए कि शायद मास्टर उसे मारने वाला है। नॉक्स ने उसे शांत किया और कहा कि कान पास लाए, उसे कुछ विस्पर करना है। विस्पर खत्म होते ही रोना स्टन्ड रह गया। उसने कहा कि उसके सारे आइडियाज टोटल गार्बेज हैं, लेकिन नॉक्स ने बस उसे शटअप कहा और काम निकालने को बोला। रोना ने हाँ कह दी, मगर वार्निंग दी कि दोबारा उस पर चिल्लाए नहीं। इसके बाद वह ट्रेनिंग हॉल से बाहर भाग गई, ये कहते हुए कि मास्टर बिल्कुल नहीं बदले। अब हॉल की स्टिलनेस में नॉक्स सोच रहा है कि रोना कितनी फास्ट होगी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह चीज कल तक आ ही जाएगी। वह उस चाय को पीता है जो रोना लेकर आई थी और सोचता है कि उसे इस कर्स और स्टैमिना की समस्या का कोई सोल्यूशन जल्दी चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी ओवरवेलमिंग होंगी। तभी हेड बटलर रोबेल ट्रेनिंग हॉल में प्रवेश करता है और पोलाइटली ग्रीट करता है। किसी वजह से उसका देखना नॉक्स को थोड़ा सरप्राइज कर देता है। सिस्टम तुरंत बताता है कि रोबेल राइनहर एस्टेट के मेन मैनेजर्स में से एक है और इसे केयरलेसली हैंडल नहीं किया जा सकता। वह नॉक्स के पिता और फैमिली हेड टियाओ का एडवाइजर भी है। नॉक्स समझ जाता है कि रोबेल से डील करना आसान नहीं होगा। उसे पता है कि आमतौर पर उसके पिता उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अब वह सोचता है कि क्या रोबेल ने कुछ अनयूजुअल महसूस किया है। नॉक्स जानता है कि इसे कैसे हैंडल करना है। वह रोबेल की ओर देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, जबकि उसे पिता के पास जाना चाहिए। तुरंत वह अपनी मास्टर ऑफ एक्टिंग ट्रेट एक्टिवेट करता है। रोबेल जवाब देता है कि वह फैमिली हेड के आदेश पर आया है और उसे कुछ रिपोर्ट करना है। वह बताता है कि उसे टुनाइट्स डिनर में शामिल होने का इंस्ट्रक्शन मिला है। नॉक्स कंफ्यूज्ड है। वह इस फैमिली के बारे में बहुत कम जानता है, इसलिए यह अनयूजुअल लगता है। वह रोबेल से पूछता है कि क्या यह कोई जोक है। वास्तव में ये सरप्राइजिंग है कि उसके पिता अचानक उसे डिनर में बुलाना चाहते हैं। नॉक्स इनविटेशन फ्लैट आउट रिफ्यूज कर देता है। मैनेजर थोड़ी देर रुकता है, ये सोचते हुए कि फैमिली हेड ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दे। रोबेल फिर समझाता है कि स्टाइलिनर फैमिली की एक गेस्ट आई है नाइट ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर यंग मास्टर डिनर में शामिल नहीं होगा तो यह उसके पिता को गुस्सा दिलाएगा। तभी नॉक्स समझ जाता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर है। रोबेल अपनी आंखें नैरो करता है और पूछता है कि क्या आज नॉक्स में कुछ अलग सा दिख रहा है। नॉक्स थोड़ा हेजिटेट करता है और लाइंस के बीच कुछ पढ़ने की कोशिश करता है, सोचते हुए कि क्या रोबेल कोई हिंट दे रहा है। बटलर क्लैरिफाई करता है कि नॉक्स कभी खुद सोर्ड न उठाता था, लेकिन आज उसने ट्रेनिंग हॉल में खुद प्रवेश किया। वह शांत होकर पूछता है कि अचानक ये बदलाव क्यों आया। अनॉयड होकर नॉक्स अपनी आवाज उठाता है और कहता है कि एक सिंपल बटलर के लिए उसकी बाउंड्रीज ओवरस्टेप करना कभी नहीं चाहिए। जो कुछ भी वह करे या किसी भी वजह से करे, रोबेल का बिजनेस नहीं है। वह जोर देता है कि उसके चॉइसेस पर पूरा कंट्रोल उसका ही है। रोबेल थोड़ी देर बाव करता है और माफी ऑफर करता है। इसके बाद नॉक्स ट्रेनिंग हॉल छोड़ देता है, यह सोचते हुए कि क्या रोबेल ने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया। मीनवाइल बटलर क्वाइटली डिसाइड करता है कि यह इंसिडेंट फैमिली हेड को रिपोर्ट करेगा। नॉक्स इतनी टेंस एनकाउंटर की उम्मीद नहीं करता था, थोड़ा एंग्शियस होता है। वह सोचता है कि संभावित कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और पीछे ग्लांस करता है यह चेक करने के लिए कि रोबेल अभी भी उसे देख रहा है या नहीं। वह सभी नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की कोशिश करता है और स्टाइलिनर फैमिली की यंग लेडी के बारे में सोचता है। उसका ट्रू पर्पस यहाँ आना क्या हो सकता है। उसी रात ग्रैंड डाइनिंग हॉल में प्रवेश करते ही फैमिली मेंबर्स उस पर मॉक करने लगते हैं। किसी ने उसे इडियट कह दिया और मजाक में बताया कि वह वाकई आया है, अब मील एंजॉय नहीं हो पाएगा। वे उसे टीज करते हैं, पूछते हैं क्या अब भी उसे इस फैमिली पर रिग्रेट्स हैं, खासकर ट्विन ब्रदर्स हार्ट्स और एलन के बारे में। वह ओपन गॉसिप करते हैं कि उसने मेड को देखा और उसे लॉस्ट केस कहते हैं। नॉक्स क्वाइटली बैठता है और सोचता है उसने तो कुछ भी नहीं किया। अचानक डोर खुलता है और उसके पिता कैजुअली एंटर करते हैं। कहते हैं कि लगता है सभी यहाँ हैं। नॉक्स अपनी नजरें उन्हें पर डालता है और सोचता है वही है, ये है इस कैरेक्टर नॉक्स का फादर
और राइनहेफर फैमिली का हेड। उनके साथ चलती है एक यंग और स्टनिंगली ब्यूटीफुल गर्ल। वह आगे बढ़ती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है और कंपोज्ड स्माइल के साथ सबको ग्रीट करती है। टीओ फैमिली को बताता है कि तालिया ने नाइट ट्रेनिंग रिक्वेस्ट की है और वह कुछ समय के लिए एस्टेट में रहेगी। वह सबको वार्म वेलकम देने के लिए कहता है। सिस्टम तुरंत नॉक्स को नोटिफाई करता है वह इनर लूनेटिक की हीरोइन है, कैरेक्टर डेस्टिन्ड है फ्यूचर वर्जन ऑफ नॉक्स का विरोध करने के लिए। वह वही है जो अंत में उसकी चेस्ट में सोड सीधे घोंपेगी। टेओ नोटिस करता है कि नॉक्स भी अपीयर हुआ। नॉक्स अपने पिता की रिमार्क से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करता है और तालिया इसे भी नोटिस कर लेती है। फैमिली हेड सबको बोलता है कि वे खाना शुरू करें। टेबल के ऑपोजिट साइड से ट्विन ब्रदर्स लगातार उसे टॉन्ट करते रहते हैं। उनमें से एक अपने पिता से कहता है कि अब तय कर लेना चाहिए कि कौन अगला एल्डेन एकेडमी में जाएगा। टियाओ क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि अब ऐसा निर्णय लेने का सही समय है। सिस्टम उसे एल्डेन एकेडमी के बारे में जानकारी देता है, बताता है कि यह इनर लूनेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एकेडमी में स्टूडेंट्स को विभिन्न सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और डीमंस से लड़ना पड़ता है। यही इनर लूनेटिक की कोर स्टोरी लाइन है। सब समझने के बाद नॉक्स भी निर्णय लेता है कि वह एकेडमी जाएगा। स्टोरी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वह समझता है कि उसे अब अपने अलाइज भी बनाने होंगे। टीओ अनाउंसेस करता है कि जैसा कि सभी जानते हैं, एल्डन एकेडमी में प्रत्येक फैमिली से केवल 3 ही इंडिविजुअल्स जा सकते हैं। यह रिस्ट्रिक्शन नोबल्स के इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के लिए है। चूंकि उसने पहले 2 स्पॉट्स अपने फर्स्ट और सेकंड सन्स के लिए यूज कर दिए हैं, राइनहर फैमिली के पास एकेडमी के लिए केवल एक फाइनल एंट्रेंस टिकट बचा है। नॉक्स डिटर्मिन्ड है। अलायंसेस बनाने से पहले वह जानता है कि उसे फाइनल एंट्रेंस टिकट हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना होगा। टियाओ डिक्लेयर्स करता है कि यही कारण है कि उन्होंने फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करने का निर्णय लिया। नॉक्स एक्साइटेड हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि लगता है आप ब्रदर्स के बीच बैटल का सजेशन दे रहे हैं। उनके पिता सरप्राइज्ड हैं कि नॉक्स सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है। टियाओ तारीख भी अनाउंस करता है, ये ड्यूअल 1 महीने बाद होगा। फादर आगे बताते हैं कि अगला एकेडमी अटेंडी प्रैक्टिस हॉल में ड्यूअल के जरिए तय होगा। ट्विन ब्रदर्स नॉक्स को मॉक करते हैं। एक कहता है कि वह शांत रहे, नहीं तो खुद को ह्यूमिलिएट्स करेगा। दूसरा टॉन्ट करता है कि वीक फूल्स जैसे नॉक्स, जो कभी सोड भी नहीं उठाए, उनका सामना नहीं कर सकते। सरप्राइजिंगली नॉक्स काम और कंपोज्ड रहता है। वह कहता है कि वे जितना चाहें टॉक कर सकते हैं। ड्यूअल से पहले वह फोकस्ड है क्योंकि यह ट्रायल उसे एंट्रेंस टिकट सिक्योर करने के लिए पार करना है। नॉक्स कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि वह एल्डेन एकेडमी जाएगा। टियाओ अपने बेटे की इंटरैक्शंस देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वहीं तालिया विजिबली इंप्रेस्ड है यंग मास्टर की कॉन्फिडेंस से और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट दिखने लगता है। ये ट्विन ब्रदर्स की जेलसी को स्पार्क करता है। नॉक्स जल्दी समझ जाता है कि उसने किसी की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली है जिसे शायद अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। डिनर के बाद टियाओ अपने ऑफिस में रोबेल के रिपोर्ट्स पढ़ता है। टियाओ कहता है कि जैसा रोबेल ने रिपोर्ट किया था, वाकई लगता है कि नॉक्स में कुछ बदल गया है। रोबेल इस असेसमेंट से अग्री करता है। टियाओ रिफ्लेक्ट करता है कि यदि उसने खुद आज की इवेंट्स विटनेस नहीं की होती तो वह उन्हें विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि आखिर अचानक बदलाव का कारण क्या हो सकता है और यहाँ तक कि नॉक्स के डीमन द्वारा पोजेस्ड होने की संभावना भी कंसिडर करता है। किसी भी वजह से नॉक्स ने उसकी पूरी अटेंशन कैप्चर कर ली है। फैमिली हेड सिचुएशन समझता है और रोबेल को निर्देश देता है कि नॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करे। अगले सुबह यंग मास्टर पहले से ही प्रैक्टिस हॉल में होता है। मेड्स 1 महीने बाद होने वाले ड्यूअल के बारे में गॉसिप कर रही हैं। वे यह भी सोचती हैं कि नॉक्स हमेशा सिर्फ दौड़ क्यों रहा है। नॉक्स कोशिश करता है कि उनकी बात समझे, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता है कि उसके पास लाइंस के बीच पढ़ने की इंट्यूशन नहीं है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ा है। मिनिमल इंप्रूवमेंट देखकर वह शॉक्ड है। नॉक्स डिसाइड करता है कि वह रन करेगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वीकनेस स्टैमिना है। सिस्टम बताता है कि सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस का उपयोग तभी अनलॉक होगा जब स्टैमिना स्टैट लेवल 4 तक पहुंचे। वह नोट करता है कि यदि कोई उसकी करंट वीकनेस वाला नहीं होता तो वह इसे बिना किसी इशू के यूज कर सकता। कर्स ऑफ द वीक अभी भी इफेक्ट में होने की वजह से वह जल्दी थक जाता है। वह डिस्कवर करता है कि सिर्फ 1 महीने में स्टैमिना को 1.9 पॉइंट्स बढ़ाना ही कितना मुश्किल था। सिस्टम याद दिलाता है कि कर्स ऑफ द वीक एक डिबिलिटेटिंग कर्स है जो उसकी ग्रोथ रेट को आधा कर देता है। यही कारण है कि इतना रन करने के बावजूद वह केवल 0.1% स्टैमिना बढ़ा पाया। इसके साथ ही उसका टर्मिनली इल ट्रेड भी ग्रोथ रेट को प्रभावित करता है। नॉक्स को समझ आता है कि दूसरों के पेस को पकड़ने के लिए उसे 4 गुना मेहनत करनी होगी। वह सोचता है कि उसके लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट क्यों है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी स्टैमिना अब 15 और माना 30 तक पहुंच गई है,
लेकिन टर्मिनली इल ट्रेट की वजह से 15 ही मैक्सिमम स्टैमिना है। नॉक्स इस चिंता को फिलहाल साइड में रख देता है। तभी रोना आती है, वह सारी सप्लाईज लेकर जो उसने कल रिक्वेस्ट की थी। नॉक्स इम्प्रेस्ड है, वह इतनी तेज है जितना उसने सोचा भी नहीं था। उसे लगता है कि अब वह रियल प्रोग्रेस कर पाएगा। अब केवल यही सवाल बचता है कि लिमिट को कैसे तोड़ा जाए और स्टैमिना लेवल 4 तक कैसे पहुंचे। वह रोना द्वारा लाए गए सप्लाईज को देखता है और कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि अपनी नॉलेज से इसे सॉल्व कर सकता है। वह इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता है और मिक्सचर को एक बॉटल में डालता है। रोना क्यूरियस होकर पूछती है कि उसे इतनी सारी आइटम्स की जरूरत क्यों है। नॉक्स बताता है कि पॉइजन हैंडल करना मुश्किल है, इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव हैं और अधिकतर लोग इन्हें सही तरीके से यूज करना नहीं जानते। रोना विजिबली सरप्राइज्ड होती है। नॉक्स फिर मिक्सचर पी लेता है। रोना तुरंत अलार्म्ड हो जाती है क्योंकि यह पॉइजन है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉर्गन कंज्यूम कर लिया है और इसके कारण उसकी हेल्थ टेम्परेरीली 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। साथ ही सिस्टम डेथ काउंटर स्टार्ट कर देता है। केवल 10 मिनट बचे हैं। रोना पैनिक में हेड बटलर को बुलाना चाहती है, लेकिन नॉक्स उसे रोक देता है। वह फिर कोर खा लेता है, जिसे नॉर्मली कंज्यूम नहीं किया जाता। रोना और ज्यादा डर जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने गोलेम्स कोर इंजेस्ट कर लिया है और अब उसका शरीर धीरे धीरे पेट्रीफाई होने लगेगा। अचानक सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है, हिडन पीस एक्टिवेटेड। पॉइजन और गोलेम स्कोर की रिएक्शन शुरू हो जाती है। नॉक्स को सेटिस्फैक्शन होता है कि सब कुछ उसकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मली गोलेम स्कोर का यूज इंडिविजुअल्स को पेट्रीफाई करने, डिफेंसिव स्टैट्स बूस्ट करने या आर्टिफिशियल गोलेम्स बनाने के लिए होता है, लेकिन जब इसे 3-हेडेड गॉर्गन के पॉइजन के साथ मिक्स किया जाता है तो स्पेशल रिएक्शन होती है, पॉइजन डाइल्यूट हो जाता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल मैसेज, कर्स ऑफ द वीक लिफ्ट हो गया। नॉक्स ओवरजॉयड है। रोना अब भी डरती है कि यंग मास्टर कभी भी मर सकता है। नॉक्स जानता है कि अभी एक स्टेप बाकी है। वह अपनी शर्ट अनबटन करता है, जो रोना को और अधिक टेरिफाई करता है। रोना एंग्शियस और क्यूरियस है, जानना चाहती है कि अगला स्टेप क्या होगा। सरप्राइज के लिए नॉक्स पॉइजन को अपने सिर पर डाल देता है। सिस्टम इमीडिएटली नोटिफाई करता है कि उसने ड्यू ऑफ द रिमेंबरिंग फेरी यूज किया और गोलेम कोर के पेट्रिफिकेशन इफेक्ट्स वैनिश हो गए। ये कोर के साथ रिएक्शन कर रहा है। नॉक्स के लिए ये प्रोसेस एक अनयूजुअल तरह का हीलिंग जैसा लगता है। सिस्टम बताता है कि हिडन पीस एक्टिवेटेड हुआ है और यूजर को टेम्पोरेरीली ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ ट्रेट मिलेगा। सब कुछ नॉक्स की योजना के अनुसार अनफोल्ड होता है। सिस्टम पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दिखाता है। अब केवल एक आइटम बचा है, रैपिड स्टेमिना ग्रोथ स्क्रोल। नॉक्स बिना हेजिटेशन के इसे टीयर कर देता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि स्क्रोल सक्सेसफुली यूज हो गया है और अब स्टैमिना ग्रोथ रेट डबल हो जाएगी। नॉक्स सोचता है कि उसने फाइनली कर्स एलिमिनेट कर दिया है। ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ के कारण टर्मिनली इल ट्रेट के डीबफ्स सप्रेस हो गए हैं और स्क्रोल के इफेक्ट से अब उसका करंट ग्रोथ रेट मोस्ट इंडिविजुअल्स की तुलना में डबल है। इसका मतलब है कि वह अपनी स्टैमिना स्टैट बहुत तेजी से बढ़ा पाएगा। अचानक नॉक्स रोना को पकड़ता है और उसे चूम लेता है। शॉक्ड रोना उसकी ओर देखती है और इंटरनली सोचती है कि क्या यंग मास्टर सच में ठीक है। वह उसे चिल्लाती है, कहती है कि जब उसने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू किए उसे लगा कि शायद उसके सिर में कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। नॉक्स फिर उसे टॉवल लाने का आदेश देता है। स्टिल कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड रोना वहां खड़ी रहती है, क्यूरियस कि आखिर उसके यंग मास्टर के साथ क्या हो रहा है। नॉक्स सोचता है कि अब जबकि कर्स लिफ्ट हो चुका है शायद उसे उसके साथ थोड़ा जेंटल होना चाहिए। वह कहता है कि वह ठीक है। रोना पूछती है कि क्या वह एब्सोल्युटली श्योर है कि सब ठीक रहेगा, भले ही उसने हेड बटलर को न बुलाया हो, और अलाउड सोचती है कि क्या उसे रेस्ट नहीं करना चाहिए। नॉक्स अश्योर करता है कि अब सब ठीक है। स्टिल पजल्ड वह फिर से पूछती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। नॉक्स कामली रिप्लाई करता है कि वह बस दौड़ेगा। गार्डन में नॉक्स दौड़ना शुरू करता है और रोना उसके पीछे दौड़ती है, हाथ में टॉवल लिए। उसकी विंडो से तालिया ये सीन देखती है, पजल्ड कि कोई इतना वीक होने के बावजूद अपने भाइयों के साथ मैच क्यों स्वीकार करता है। उसकी मेड एमा धीरे से रिमाइंड करती है कि राइनहेफर के यंगेस्ट सन को ओपनली मत देखो, यह इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। लेकिन तालिया अब भी कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आता कि नॉक्स बिना सोड लिए सिर्फ लगातार दौड़ता रहता है। वह याद करती है कि राइनहर के अन्य नाइट्स ने भी उसे ट्रेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सभी ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। वह कन्विंस्ड है कि 1 महीने में वह हार जाएगा और यही अंत होगा। फिर भी वह यंग मास्टर को लेकर कंसर्न महसूस करती है। अपनी फीलिंग्स सप्रेस न कर पाते हुए वह कहती है कि वह अभी वापस आती है और सीधे नॉक्स के पास जाती है। नॉक्स टेकन अबैक है और सोचता है कि वह उसे क्यों ढूंढने आई। वह ब्लंटली पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। तालिया स्लाइटली ऑफेंडेड सोचती है कि उसके कोल्ड एटीट्यूड के पीछे क्या है। फिर भी वह खुद को समझाती है कि शायद नॉक्स उसकी ब्यूटी देखकर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। वह फिर उसे पूछती है कि क्या वह सच में सर्टेन है कि अपने ब्रदर्स को हरा सकता है, और क्या यही कारण है कि उसने मैच एक्सेप्ट किया। क्या वह सच में मानता है कि बस ऐसे दौड़कर उसका कोई चांस है।
रोना साइलेंटली तालिया की डाउट से अग्री करती है। तालिया हेल्प ऑफर करती है, लेकिन केवल तभी अगर नॉक्स उसे एक्सेप्ट करे। वह ऑफर आउटराइट रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि गेट लॉस्ट, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्यूरियस होकर वह पूछती है कि क्या यही तरीका है किसी को असिस्टेंस ऑफर करने पर ट्रीट करने का। रोना जेंटली एडवाइस करती है कि अगर वह ऐसे बोलेगा तो गर्ल्स उसे डिसलाइक करेंगी। अनॉयड, तालिया स्नैप्स कि वह उसकी ऑफर फॉरगेट कर सकता है और अपने तरीके से काम करे। रोना साई करती है और कहती है कि इससे सब चीजें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। नॉक्स प्रोसीड करता है और सिस्टम से तालिया की इंफॉर्मेशन चेक करता है। वह उसके ट्रेड्स पढ़ता है और समझता है कि वह इनक्रेडिबल टैलेंट रखती है। इनर लूनाटिक में ज्यादातर ग्रोन मैन की स्टेमिना स्टैट 4 के आसपास होती है, लेकिन उसकी स्टैट रिमार्केबली हाई है। हालांकि वह अभी कॉन्टिनेंट के 3 सोर्ड मास्टर्स या 4 ग्रेट मेजेस में से किसी की पोटेंशियल तक नहीं पहुंची। नॉक्स देखता है कि कम से कम वह फ्यूचर में उन स्तरों तक पहुंच सकती है। वह कंक्लूड करता है कि वह कई डीमंस को मार सकती है, खासकर अपने फायर एट्रीब्यूट के साथ। वह जानता है कि तालिया का फायर एट्रीब्यूट मैजिक इवेंचुअली व्हाइट फ्लेम्स में अवेकन होगा, फ्लेम्स जो भविष्य में डीमनाइज्ड नॉक्स को जलाने के लिए इस्तेमाल होंगे। वह कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर वह अभी तालिया को एलाई बना लेता है तो फ्यूचर की स्टोरी बहुत बदल जाएगी। इसलिए वह रिजॉल्व करता है कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन फॉलो करते हुए डेथ अवॉइड करना है। फिर भी वह सोचता है कि क्या संभव है कि वह किसी के साथ गेट अलोंग करे जो भविष्य में उसे मारने वाला है। 1 महीने बाद ट्रेनिंग हॉल में नॉक्स के ट्विन ब्रदर्स तालिया की सोर्ड स्किल्स एडमायर करते हैं और उसकी क्विक लर्निंग की तारीफ करते हैं। एलन कमेंट करता है कि यह एग्जैक्टली वही है जो वह स्टिल राइनर फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट करता है। उसका फैमिली नेम सुनकर तालिया अपनी सिस्टर की याद करती है जो उससे बहुत स्ट्रॉन्गर और स्किल्ड है। तालिया को याद आता है कि उसकी सोर्ड एक मैच में टूट गई थी। वह क्वेश्चन करती है कि क्या वह सच में नाइट बन सकती है। उसके थॉट्स उसके लेसन्स पर ड्रिफ्ट होते हैं। एक नाइट कभी ग्रीड से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, मॉडेस्टली जीना चाहिए और ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले एक नाइट को सोर्ड और उसके फॉर्म में मास्टरी हासिल करनी चाहिए ताकि वह टाइटल के योग्य बन सके। तालिया भी सोचती है कि क्या रियलिस्टिकली नॉक्स अपने भाइयों को हरा सकता है जिन्होंने सालों तक ट्रेनिंग की है केवल कार्डियो एक्सरसाइजेस करके। उसके दिमाग में यह संभव नहीं है। अगले दिन एक क्राउड इकट्ठा होता है मैच देखने के लिए और बॉय और उसका ब्रदर आमने सामने खड़े होते हैं। उनके फादर, अन्य एल्डर्स और तालिया बैल्कनी पर बैठते हैं ड्यूअल देखने के लिए। टियाओ रॉडवेल की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसे इस ड्यूअल का आउटकम कैसा लगता है, लेकिन रॉडवेल के जवाब देने से पहले रेफरी आगे बढ़ता है और फॉर्मली अनाउंस करता है कि ड्यूअल अब शुरू हो रहा है, जो तय करेगा कि कौन एल्डन एकेडमी में प्रवेश करने का राइट पाएगा। दोनों भाई ऊंचे खड़े हैं, तैयार, सोर्ड्स हाथ में, फाइट करने को तैयार। कुछ पल पहले जब टियो रॉडवेल से ड्यूअल के पॉसिबल आउटकम के बारे में पूछते हैं, रॉडवेल कहता है कि कंसिडरिंग यंग मास्टर एलन के पास्ट परफॉर्मेंसेस, एलन का जीतना ऑलमोस्ट गारंटीड है। टियो उसके साथ अग्री करता है। हेड बटलर सोचता है कि क्या टियो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह मानता है कि यह सच है कि यंग मास्टर नॉक्स बदल गया है। फिर भी वह नहीं मानता कि नॉक्स जीत पाएगा। उसके लिए यह आउटरेजियस और इम्पॉसिबल होगा। हेड बटलर खुद कभी पेट्रियार्क के पास नाइट के रूप में ट्रेनिंग कर चुका है। वह जानता है कि ब्लेड की कला कभी एलैबोरेट होती है और कभी सिंपल। कितना लॉन्ग ट्रेनिंग किया गया और कितनी सीरियसनेस के साथ क्राफ्ट परस्यू किया गया, ये डिटरमिन करता है कि लेवल क्या होगा। और किसी को पूरी तरह से ऑड्स ओवरटर्न करने का एक ही तरीका है, और जो उसके आगे है उसे नील करने पर मजबूर करना। वह है एक वॉल जो क्लाइम नहीं की जा सकती। ओवरवेलमिंग टैलेंट। वह सोचता है कि क्या यंग मास्टर नॉक्स ऐसा टैलेंट लेकर पैदा हुआ था। थियो कहता है कि पॉसिबिलिटी 0 नहीं है। कम से कम अगर नॉक्स राइनहर ब्लड लेकर पैदा हुआ है तो यंगेस्ट सन में सोर्ड एम्परर का टैलेंट होने का चांस है। अचानक सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसके ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस इनएक्टिव हैं। आवर बॉय सोचता है कि इतनी हाई लक स्टैट होने के बावजूद वह इतना अनलकी क्यों है। अब वह कंफ्यूज्ड है। क्या उसका लक स्टैट वास्तव में नेगेटिव में है? उसे पता है कि अंत में वह स्टैमिना स्टैट 4 तक नहीं पहुंच पाया। सिस्टम फिर अपडेट करता है और ट्रेट इफेक्ट्स एक्टिवेशन की जानकारी देता है। वह याद करता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसका स्टैमिना स्टैट सिर्फ 0.1 बढ़ा। वह थोड़ी रिलीफ महसूस करता है क्योंकि उसकी स्टैमिना अब 3.8 है। स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए दौड़ते हुए रोना पूछती है कि क्या उसे सच में उसके साथ दौड़ते रहना है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह नहीं दौड़ेगी तो मजा नहीं आएगा और कौन उसका ख्याल रखेगा। नॉक्स फिर उसे टॉवल लौटाता है और कहता है कि अभी रेस्ट कर ले। वह चुप रहती है और गुस्से से उसे देखती है। नूक्स उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसने बस उसके दिमाग में उसे कर्स किया। वह डिनाई करती है। सच में और बॉय उसकी स्टैमिना से इम्प्रेस्ड है। वह सिस्टम में उसकी डिटेल्स चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसकी सस्पिशन सही है। उसकी स्टैमिना 4.5 है। वह सरप्राइज्ड है कि एक मेड एवरेज मैन से स्ट्रॉन्गर है और सोचता है कि राइनहर फैमिली में क्या हो रहा है। वह थोड़ा हैप्पी महसूस करता है
कि उसकी स्टार्टिंग स्टैमिना स्टैट उससे हायर है। हालांकि वह 1 महीने से सिर्फ इस एक स्टैट को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, फिर भी ये उसके लिए थोड़ा अपसेटिंग है। रोना इन्फॉर्म करती है कि शाम हो चुकी है और चूंकि ड्यूअल कल है, उसे रेस्ट करना चाहिए। अब ट्रेनिंग हॉल में दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं। उसका ब्रदर उसे टॉन्ट करता है, कहता है क्यों नहीं वह गिव अप कर देता। भले ही वह फैमिली का शेम है, फिर भी वह उसका यंगर ब्रदर है और एलन उसे ज्यादा हर्ट नहीं कर सकता अब। और बॉय रिस्पॉन्ड करता है कि उसका ब्रदर ऐसा नहीं लगता कि वह चाहता है कि वह गिव अप करे। एलन कहता है कि वह सही है और ऑनेस्टली वह स्टिल राइनर फैमिली की बेटी को इम्प्रेस करना चाहता है और उसे लगता है कि नॉक्स इसमें उसकी हेल्प करेगा। नॉक्स कहता है कि वह श्योर नहीं है कि यह अच्छा चॉइस है। और बॉय जानता है कि एलन की स्टैमिना स्टैट 8 है। एलन फिर पूछता है कि क्या उसे भी उस पर क्रश है और हीरो जानता है कि वह ऑर्डिनरी मेथड से एलन को डिफीट नहीं कर सकता। रेफरी अनाउंस करता है कि ड्यूल फॉर द एडमिशन टिकट टू एल्डन एकेडमी अब शुरू होने वाला है। वह दोनों भाइयों को भी बताता है कि उन्हें रिजल्ट एक्सेप्ट करना होगा और ऑब्जेक्शंस अलाउड नहीं होंगे। हमारे लड़के के अंदर हल्का सा डर है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे अपनी यादें ढूंढनी हैं और अब भी यह पता लगाना है कि वह कौन था जिसने उसे पत्र भेजा था। उसे यह भी पता है कि 1 साल की ग्रेस पीरियड के बाद उसकी मौत निश्चित है। रेफरी दोनों से पूछता है कि क्या वे तैयार हैं, फिर लड़ाई शुरू करने का संकेत देता है। एलन पहला हमला करता है और हमारा लड़का इतनी बेहतरीन तरह से बचाव करता है कि खुद उसे अपनी डिफेंसिव स्किल की तारीफ करनी पड़ती है। नॉक्स के लिए यही शापित इनर लूनाटिक गेम में एकमात्र स्थिर चीज है। दोनों संतुलन और कुशलता के साथ एक दूसरे पर वार करते हैं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह हार गया तो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर वह जीता तो सब कुछ पा सकता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी स्टैमिना स्टैट 0.1% बढ़ गई है। एलन नॉक्स को चिढ़ाता है, कहता है शायद उसने अपने सिर पर बहुत वार किए हैं और शायद और मारने से उसे अच्छा लगेगा। बालकनी से ड्यूएल देख रही फेसिलिया सोचती है कि यह देखना कि सबसे छोटे ने कैसे बदला है बेकार है। वह बस चाहती है कि इस परिवार का आखिरी बच्चा एल्डन एकेडमी में दाखिल हो और उसका बेटा एलन बने। वह नॉक्स की स्किल्स को घटिया मानकर नजरअंदाज कर देती है। ट्यू ने रॉडवेल से कहा कि वह देखना चाहता था कि नॉक्स कैसे बदला है और अब वह सोचता है क्या यही सब कुछ है जो वह कर सकता है। हेड बटलर पूछता है कि क्या उसे ड्यूएल रोक देना चाहिए। वह बताता है कि अगर उन्हें जारी रहने दिया तो युवा मास्टर नॉक्स को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। टीओ जवाब देता है कि एलन और हार्ट्स की टैलेंट अच्छी है, लेकिन इतनी नहीं, खासकर उनके पहले बेटे गैरन की तुलना में। वे डार्क स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन की ओवरवेलमिंग पावर के सामने सब कुछ अपने पैर के नीचे रखने की क्षमता नहीं रखते। वह सोचता है कि यह शक्ति किसे मिलेगी। यह सोचकर वह उदास होता है और हेड बटलर को ड्यूएल रोकने का निर्देश देता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम फिर से नॉक्स को उसके स्टैमिना स्टैट में वृद्धि की सूचना देता है। अचानक सिस्टम पुष्टि करता है कि उसके ट्रेट्स, सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस सक्रिय हो गए हैं। हमारा लड़का पहले ही थक चुका है, लेकिन खुश है कि उसने अपने ट्रेट्स वापस पा लिए। एलन पूछता है क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। नॉक्स तुरंत अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, द आवर ऑफ द जीनियस। हमारे लड़के को कहीं सुना था कि जीनियस और टैलेंटेड लोगों के दिन में अपने घंटे होते हैं। वह खुश है कि यह जीनियस ऑनवर है। उसके लिए सब कुछ धीमा दिखने लगता है। इस स्किल की वजह से जो उसकी परसेप्शन बदलती है, दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखती है। वह समझता है कि दुश्मन की गति को धीमा देखना और खुद तेज चलना 2 अलग चीजें हैं। ये स्किल पूरी तरह उपयोग करना कठिन होगा, लेकिन अब उसके ट्रेड्स सक्रिय हैं। वो अपने विरोधी के लिए खतरे में है। अपने सोर्ड के एक तेज और शक्तिशाली स्विंग से नॉक्स एलन का हथियार जमीन पर गिरा देता है। यही एक कदम उसकी जीत की अडिग इच्छा को दर्शाता है। एलन का सोर्ड जमीन पर गिरता है और नॉक्स विजयी दिखता है। युवा मास्टर चिल्लाता है, मजा आया। एलन सदमे में स्थिर है। सोर्ड्समैन जानता है कि अब भी वह गार्ड नहीं छोड़ सकता। उसे पता है कि स्किल केवल 5 मिनट तक टिकती है और उसे उस समय में सब खत्म करना होगा। वह अपने भाई से कहता है कि अब तक वह उसे हल्का मार रहा था, लेकिन अब बोर हो गया है। वह सुझाव देता है कि वे इसे जल्दी खत्म करें और चुनौती देता है कि वह पूरा ताकत लगाकर आए। नॉक्स अपने पिता से पूछता है कि क्या वह दोनों भाइयों का एक साथ सामना कर सकता है। न केवल उसके पिता बल्कि सभी ड्यूएल देखने वाले उसकी आत्मविश्वास से चौंक जाते हैं। तालियां उलझन में देखती है, ये सोचते हुए कि वह अभी क्या कर रहा है। उनके पिता ऊर्जा में बदलाव महसूस करते हैं। साफ है कि उसकी ताकत बदल गई है और वह कुछ छुपा रहा है। थोड़ी और निगरानी करने का निर्णय लेते हुए वह 2 एक्सपार की अनुमति देता है, लेकिन तभी फासिलिया चिल्लाती है ड्यूएल रोकने के लिए। ड्यू आगे बढ़ता है और लड़ाई शुरू करने का आदेश देता है। एलन फिर से अपनी तलवार उठाता है। हार्ट्स क्रोध में उबलते हुए गुस्से में ग्रॉल करता है कि यह छोकरा उनके पिता के सामने कैसे अपमान कर सकता है। वह नॉक्स को चेतावनी देता है कि तैयार रहे,
दोनों जुड़वां एक साथ हमला करते हैं। शुरुआत में युवा फाइटर अपनी रक्षा पर ध्यान देता है, लेकिन जल्द ही वह आक्रामक हो जाता है। एलन जल्दी से अपने जुड़वां को बाईं ओर पास आने के लिए कहता है, लेकिन हार्ट्स क्रोध से अंधा सुनता ही नहीं। सिस्टम सोर्ड्समैन को सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस के विशेष प्रभाव की वजह से डार्क परिवार की लो ग्रेड सोर्ड्समैनशिप की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। ये सुनकर वह प्रसन्न होता है। अब वह उनके सोर्ड मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकता है। अपनी अद्भुत गति और लगातार हमलों के साथ वह एलन के कंधे पर वार करता है। तालियां इसकी गति देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि उसने यह कैसे किया। एलन अविश्वास में उसे देखता है, सोचता है कि परिवार की शर्मिंदगी भी इतना विकसित हो सकती है। वहां मौजूद सभी लोग यही जिज्ञासु भाव लिए हुए हैं। हार्ट अपने जुड़वां को डांटता है कि इस पार के बीच ध्यान भटकाने की गलती मत करना। जल्द ही दोनों भाई थकने लगते हैं और फिर युवा मास्टर अपनी पूरी शक्ति खोल देता है। वह सोचता है कि भले ही यह सिर्फ एक स्पार है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण दांव है और सोर्ड घुमाना ही रोमांचक लगता है। कुछ ही समय में वह दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा देता है। उसी क्षण सिस्टम उसे सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस समाप्त हो गया। वह राहत की सांस लेता है कि यह जल्द ही खत्म हो गया। फासिलिया अपने दोनों पुत्रों पर क्रोधित होकर जोर से चिल्लाती है। नॉक्स रेफरी की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या विजेता तय हो गया। रेफरी पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि विजेता है युवा मास्टर नॉक्स। ड्यूएल देखने वाले सभी खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता भी। नॉक्स उनकी सराहना के लिए आभार व्यक्त करता है और विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगता है कि वह वहां से जा सके। प्रशिक्षण हॉल से बाहर जाते समय तालियां सोचती है कि उसे तुरंत उससे बात करनी चाहिए। बाहर निकलते ही उसे बेहद थकान महसूस होती है और फिर वह अपने हाथ पर खून देखता है। जल्दी ही वह समझ जाता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्किल को थोड़ी देर ज्यादा चलाया। उसे पता है कि आवर ऑफ द जीनियस में एक बड़ी खामी है। यदि समय सीमा से अधिक चला जाता है तो यह रिकॉइल नामक डेबफ इफेक्ट ट्रिगर करता है। सिस्टम सूचित करता है कि आवर ऑफ द जीनियस के रिकॉइल की वजह से उसकी लाइफ स्पैन में 2 दिन और 17 घंटे की कटौती हुई है। वह इसे सबसे खराब डेबफ मानता है। यह स्थायी रूप से लाइफ स्पैन घटाता है और बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाता है। हालांकि वह पहले से ही टर्मिनली बीमार है, लेकिन वह खुश है कि रिकॉइल दूसरों के सामने सक्रिय नहीं हुआ। अगर किसी ने देखा होता तो उसकी एकेडमी में प्रवेश रद्द हो सकता था। अचानक तालिया उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि क्या स्पार के दौरान उसे चोट लगी। उसे देखकर वह खुश नहीं है। वह यह नहीं देखना चाहता कि उसे पकड़ लिया गया और सोचता है कि इतनी भीड़ में ऐसा क्यों सिर्फ उसके साथ होना पड़ा। वह टियाओ को अपनी स्किल के रिबाउंड के बारे में नहीं बता सकता। तालिया जल्दी पूछती है कि उसने अपने टूटी हुई बॉडी के साथ भाइयों के बीच लड़ाई कैसे जीती। युवा मास्टर सोचता है कि वह क्या प्लान कर रही है, लेकिन वह बस कहती है कि उसने उसे गलत समझा है। वह स्पष्ट रूप से उसकी प्रदर्शन से प्रभावित है। पिछले महीने उसने देखा था कि नॉक्स ने पहले दिन कभी सोर्ड नहीं उठाया, केवल लकड़ी की तलवार अस्थिरता से घुमाई। किसी ऐसे व्यक्ति का जीतना यह साबित करता है कि वह प्रतिभाशाली है। अब वह जानना चाहती है कि उसने ऐसी प्रतिभा कैसे जगाई और कैसे ट्रेन किया। लेकिन ड्यूएल खत्म होने और उसे अकेले देखते हुए वह भ्रमित है और जानना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है और वह इस हालत में क्यों है। उसके दिमाग में कई सवाल हैं। क्या उसने अपनी जीनियस और टैलेंट से भाइयों को हरा दिया? यह भी अफवाहें थीं कि नॉक्स कुछ काम का नहीं है। उसने बस कड़ी मेहनत की और जीत हासिल की। जब वह उसे खांसते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या वह ठीक है और मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ ठुकरा देता है और कहता है कि कभी उसे छूना मत। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पिछले 2 साल से वह गेमिंग में मग्न है, जिससे दूसरों के साथ तालमेल मुश्किल हो गया है। उसे यह भी पता है कि वह भविष्य में उसे मार सकती है। तालिया माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह सोर्ड के प्रति इतना गंभीर है और उसने सुना था कि उसका शरीर जन्म से ही कमजोर था। अब वह समझती है कि उसने केवल स्टैमिना ट्रेनिंग क्यों की। वह कहती है कि उसने उसे गलत समझा और अच्छा नाउम्मीद जैसा व्यवहार शायद उसका इरादा नहीं था। वह यह भी बताती है कि एम्मा ने कहा था कि लोग ऐसे गलती कर सकते हैं। सोर्ड्समैन थोड़े भ्रमित महसूस करता है और सोचता है कि उसे कैसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि वह इतनी ईमानदार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने गेम में देखा है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास नाइट के ट्रेट्स हैं। वह यह भी सोचता है कि एक गर्वीले प्रतिष्ठित ड्यूक परिवार की बेटी होने के नाते उसके लिए गलती स्वीकार करना कठिन होगा। वह उससे कहता है कि अगर यही उसके बारे में विचार है तो कृपया खून बहने की बात किसी को न बताए। वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत हो जाती है। उसे देखते हुए वह सोचता है कि शायद अब उसे इस मामले के दूसरों तक पहुंचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह उससे वादा करने को कहता है और जाने को कहता है। वह उदास महसूस करती है क्योंकि नॉक्स ने उस पर ध्यान नहीं। उस रात टियाओ के कार्यालय में वह हेड बटलर से कहता है कि लगता है उसकी अटकल सही थी और पूछता है कि नॉक्स की प्रतिभा के बारे में वह क्या सोचते हैं। रॉडवेल जवाब देता है कि पहले वह समझ नहीं पाया कि नॉक्स ने खुद को क्यों हराया, लेकिन अपने उम्र के बच्चों
और सभी अन्य युवा मास्टरों में वह मानता है कि नॉक्स सबसे बेहतर है। टियाओ सहमत होता है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे लगता है कि नॉक्स कुछ छुपा रहा है। वह रॉडवेल को आदेश देता है कि वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे और केवल देखने तक ही सीमित रहे, चाहे वह कुछ भी करे। वह यह भी सोचता है कि क्या नॉक्स में सुप्रीम ब्लैक सोर्ड को विरासत में पाने की पर्याप्त प्रतिभा है। टियाओ बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और जो रॉडवेल कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। रॉडवेल आश्वस्त करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। अब देर रात हो चुकी है और सिस्टम युवा मास्टर को सूचित करता है कि उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट पूरा कर लिया और पहली लड़ाई जीत ली। नॉक्स जानता है कि यह एक ऐसी सोर्ड है जो वास्तविकता बन जाती है, लेकिन गेम लाइक सिस्टम अब भी मौजूद है। स्टेटस विंडो भी बनी हुई है। सिस्टम बताता है कि उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फ्री स्टैट पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। यह उसके लिए जैकपॉट जैसा है, लेकिन वह ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसने पूरे महीने स्टैमिना बढ़ाने के लिए दौड़ लगाई और यह पहले ही मिल सकता था। वह अपने कमरे में स्टेटस विंडो को देखते हुए बैठता है। वह अपनी लक स्टैट को देखता है और इसे 7 से 10 बढ़ा देता है क्योंकि यह मेहनत से नहीं बढ़ाई जा सकती। इनर लुनाटिक में लक सबसे मूल्यवान स्टैट है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह तुरंत इसका मूल्य जांचने का निर्णय करता है। सिस्टम सूचित करता है कि उसे मास क्लियर का लाभ 27 बार मिला है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि बेनिफिट सिस्टम अब भी मौजूद। ये उसके लिए राहत की बात है। वह तुरंत गॉटचा करने का निर्णय करता है और उसके सामने एक विशाल मशीन प्रकट होती है। वह हंसता है, सोचता है कि इसे सीधे देखकर अजीब लगता है। उसे याद आता है कि जब लक स्टैट सबसे उच्च स्तर पर होता है तो इंटरमीडिएट रैंक या उससे ऊपर आने की संभावना 99% होती है। वह विभिन्न रैंक्स को देखता है जिनमें एडवांस्ड रैंक सोने का और उच्चतम रैंक रेनबो है। वह गोल्ड या उससे ऊपर पाना चाहता है। मशीन प्रक्रिया शुरू करती है और एक गोल्ड रैंक उसके हाथ में आता है। यह एक गोल्ड लेटर है। सोर्ड्समैन इसे खोलता है और सिस्टम उसे एडवांस ट्रेट सुप्रीम रूलर्स ऑ प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसे वास्तव में यह मिला। सिस्टम स्किल की पूरी जानकारी दिखाता है। ये उसके लिए सुपर जैकपॉट है कि उसे एक डीबफ स्किल मिलेगा, लेकिन उसके पास एक और रिवॉर्ड भी। ये वन टाइम यूज स्किल कॉन्फर्मेशन वाउचर है और सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे अभी इस्तेमाल करना चाहता है। वह सोचता है कि इससे मिलने वाली स्किल पहले से ही तय है। यह रैनहर परिवार में मिलने वाले हिडन पीसेज में से एक है और इसे पाने के लिए उसे यह स्किल चाहिए। वह जानता है कि ट्याओ जल्द ही सभी भाई बहनों को एस्टेट में इकट्ठा करेगा और तभी वह इसे इस्तेमाल करेगा। वह सोचता है कि शायद अब राइनहर एस्टेट लौटने का समय आ गया है क्योंकि एल्डाइन एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी समाप्त हुए काफी समय हो गया है। राइनहर परिवार का दूसरा पुत्र वॉन शायद नाइट के रूप में प्रशिक्षण के लिए घूम रहा होगा। उसे अचानक याद आता है कि उसे हिडन पीस ढूंढना और ग्रेन को संभालना है। आराम करने का कोई समय नहीं है। एकमात्र अच्छी बात यह है कि अब शायद उसे टालिया की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह निश्चित है कि वह वादा तोड़ेगी नहीं और उसके पास आने का कोई कारण भी नहीं है। सुबह वह ट्रेनिंग हॉल पहुंचता है और पाता है कि टालिया पहले से ही इंतजार कर रही है। उसने इस बारे में कल रात ही सोच रखा था। वह उससे पूछता है कि क्या कल सब कुछ तय नहीं हो गया था और अब वह उससे क्या चाहती है। वह जानना चाहती है कि वह इतनी जल्दी इतनी ताकतवर कैसे बन गया। वह उससे पूछता है कि क्या वह सीक्रेटली 1 महीने तक उसे ट्रेन करते हुए देख रही थी और वह वहीं से वहां से चल देती। वह उससे कम से कम एक स्पार के लिए विनती करती है और जोर देती है कि वह कम से कम उसे यह बता सकता है कि वह कैसे ट्रेन करता है। वह याद करता है कि तालिया वह चरित्र थी जो हमेशा अपनी बहन से मान्यता पाना चाहती थी। पलटकर वह उससे कहता है कि ऐसा कुछ पूछने या यह सोचने से पहले कि उसे कैसे ट्रेन करना चाहिए, उसे पहले अपनी खुद की प्रतिभा पर ध्यान देना चाहिए। युवा सोर्ड्समैन ने कभी किसी को सांत्वना नहीं दी और वह सोचता है कि उसे और क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर ठहर कर वह उसे सलाह देता है कि दूसरों से खुद की तुलना न करे। फिर वह ट्रेनिंग हॉल छोड़ देता है। तालियां उदास महसूस करती है और लगभग आंसू में है क्योंकि वह बस चला गया। ट्रेनिंग हॉल के बाहर चलते हुए वह सोचता है कि क्या वह उसके पीछे आएगी या वहीं रुकेगी। वह यह भी सोचता है कि उसे हिडन पीस कमाने के दौरान उसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अंततः उसे मार भी सकती है। चलते चलते वह राइनहाफर परिवार के खलिहान पहुंचता है और वहां बहुत सारे घोड़े इकट्ठे देखता है। वह जानता है कि यह जगह महाद्वीप में सबसे अच्छे घोड़े पालने के लिए प्रसिद्ध है। वहां उसके पिता और जुड़वां भाई उसका इंतजार कर रहे हैं और हेड बटलर उसका स्वागत करता है। उसके पिता बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि सभी जानते हैं कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया। वह कहते हैं कि अब से हर किसी को वह घोड़ा चुनना होगा जिसके साथ वे हमेशा रहेंगे। युवा मास्टर इसे पहले से जानता था और इस पल का इंतजार कर रहा था। वह याद करता है कि घोड़े महाद्वीप और रेनहर परिवार दोनों में सबसे पवित्र जीव माने जाते हैं। यदि कोई मेज या नाइट बनना चाहता है तो वे बचपन में ही घोड़ा चुनते हैं जो जीवन भर साथी बने। वह जानता है कि एल्डेन एकेडमी में हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है
और बाद के गेम पार्ट्स में कई बड़े युद्ध होते हैं। अगर उसका घोड़ा मर गया तो उसे फिर से एक युवा घोड़ा पालना होगा। ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन मैजिक भी बहुत महंगी है। वह खुश नहीं है कि इस गेम में घोड़े इतनी महत्वपूर्ण यात्रा का साधन है, लेकिन अब उसने निर्णय लिया कि वह सबसे अच्छा घोड़ा चुनेगा। उसके पिता कहते हैं कि चूंकि नॉक्स ने ड्यूअल जीत लिया, वह पहले चुन सकता है। टियाओ चेतावनी देता है कि वह केवल एक मौका देगा। जैसे ही नॉक्स घोड़ों की ओर बढ़ता है, उसके पिता सोचते हैं कि सबसे छोटे ने कौन सा चुना। वे देखते हैं कि सभी घोड़े काफी सुंदर और अच्छे हैं। निरीक्षण करने के बाद वह एक घोड़ा देखता है जिसका रंग बाकी से अलग है। वह उस घोड़े की ओर इशारा करता है और अपने पिता से कहता है कि वह यही चुनना चाहता है। सब चुप हो जाते हैं और उसके पिता कहते हैं कि वह उसे एक और मौका देंगे। युवा सोर्ड्समैन सोचता है कि उसे दूसरा मौका क्यों दिया जा रहा है, और यह सोचता है कि वे उसे कितनी गलत निर्णय लेने वाला मानते हैं। वास्तव में वह टारगेट स्टैट विंडो लॉड कर रहा है। कुछ समय बाद सिस्टम सक्रिय होता है और उसके चुने हुए घोड़े के सभी विवरण देता है। वह देखता है कि इसका रैंक उच्च है और अधिकांश समन्ड क्रीचर्स रैंक में विभाजित हैं। उनके विकास के आधार पर वे एक से अधिक रैंक बढ़ सकते हैं। वह जानता है कि इसका मतलब है कि यह घोड़ा कम से कम हाईएस्ट रैंक तक जा सकता है, और ऊपर से यह ऑब्सीडियन है। सिस्टम उसे बताता है कि यह वहां मौजूद कई प्रकारों में सबसे दुर्लभ है और इसका नाम एग्नोस रॉक के प्रकार से लिया गया है। वह सोचता है कि अगर पेट्रियार्क जानता तो वह खुद यह घोड़ा ले लेता। वह जानता है कि अभी यह ज्यादा आकर्षक नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव ट्रेट है। सिस्टम इसके सभी नेगेटिव ट्रेट्स दिखाता है और वह समझता है कि कुछ दृष्टिकोण से यह टर्मिनली इल ट्रेट से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वह अपने पिता से कहता है कि वह अपना मन नहीं बदलेगा और इसी घोड़े के साथ जाएगा। वह जानता है कि अपने ज्ञान से वह इस घोड़े को बचा सकता है। उसके पिता सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों चुना, और शायद वह खुद को घोड़े पर प्रोजेक्शन कर रहा है। अंत में वह सोचता है कि उसका बेटा बस भावुक और कमजोर व्यक्ति है। त्या उसकी पसंद को निराशाजनक कहता है और स्पष्ट करता है कि वह आशा करता है कि नॉक्स इस निर्णय पर पछताएगा नहीं। सलाह देने के बाद उनके पिता चले जाते हैं। जुड़वां भाई उसे रोकना चाहते हैं और युवा मास्टर भ्रमित महसूस करता है। सोचता है कि उसका निर्णय वास्तव में निराशाजनक था। हेड बटलर जुड़वां भाइयों से कहता है कि वह नॉक्स पर नजर रखेगा और उन्हें उनके घोड़ों का चयन करने का अनुरोध करता है। रॉडवेल नॉक्स के पास आता है और घोड़े का नाम चुनने के लिए कहता है। वह सहमत होता है और उसे काल नाम देता है। युवा सोर्ड्समैन कहता है कि वह काल के साथ जाएगा। उसने इनर लूनेटिक क्लियर करते समय उस नाम का इस्तेमाल किया था और यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण नाम है। वह घोड़े को अपने बेडरूम ले जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि अन्य लोग जो होने वाला है उसे देखें। वह ध्यान देता है कि घोड़े की आंखें जीवित रहने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह खुद जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। वह देखता है कि रोना कमरे में मौजूद है, इसीलिए वह उसका नाम पुकारता है और चेतावनी देता है कि अगर वह अभी जवाब नहीं देती तो परिणाम भुगतने होंगे। वह उसकी चेतावनी समझ जाती है और जोर से चिल्लाती है कि वह यहाँ है। वह उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह यहाँ है। वह उसे आदेश देता है कि वह उसके घोड़े का ध्यान रखे। रोना यह देखकर हैरान है कि घोड़ा उसके बिस्तर पर है क्योंकि उसे ही इसे साफ करना होता है। वह हंसता है और कहता है कि यह एक बीमार घोड़ा है और उसे पूरी मेहनत करनी होगी। उसके पास उसे मारने का कोई विकल्प नहीं है। वह जानता है कि यह थोड़ी समस्या पैदा करेगा और जो कुछ होने वाला है वह काफी चौंकाने वाला होगा। असली सवाल यह था कि क्या रोना इसे संभाल पाएगी। 3 दिन बाद कार्ल मर जाता है और रोना उसके लिए रोती है। उसकी आंसू युवा मास्टर को दुख पहुंचाती है। वह जानता है कि रोना ने कार्ल की देखभाल में बहुत मेहनत की है और वह उसके लिए थोड़ा बुरा महसूस करता है। वह पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होगा। वह उसे रोने से रोकता है क्योंकि यह उसका ध्यान भटका रही। वह उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि चिंता मत करो, कार्ल फिर से उसकी ओर लौट आएगा। वह वहीं खड़ी है, भ्रमित, सोचती है कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह बस मुस्कुराता है और उसे निर्देश देता है कि अब उसके पीछे खड़ी हो जाए। वह अपनी जैकेट से स्क्रॉल निकालता है। अपने हाथ को स्क्रॉल पर रखते हुए वह उसे अपना माना प्रदान करता है। कुछ जादुई होता है और रोना आश्चर्यचकित हो जाती है कि वह तुरंत माना का उपयोग कर सकता है। वह उसे चेतावनी देती है कि यह यहाँ अवैध है। पहली बार वह माना को सही से नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए वह फिर से कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि अगर वह ध्यान भटकाती रही तो कार्ल फिर मर जाएगा और इस बार यह उसकी गलती होगी। वह उसे समझाता है कि उसने अभी तक अपने जीनियस ऑफ माना डिटेक्शन ट्रेट को जागृत नहीं किया है। इस साम्राज्य में 15 वर्ष की उम्र से पहले माना का उपयोग करना प्रतिबंधित है, सिवाय यदि कोई व्यक्ति इंपीरियल फैमिली का हो। इसीलिए अन्य छात्रों की तुलना में जो बाद में माना कंट्रोल सीखना शुरू करते हैं, इंपीरियल परिवार के वंशज कई गुना अधिक प्रोफिशिएंट होते हैं। अभी उसके पास केवल इतना ही विकल्प है
कि वह स्क्रॉल में अधिकतम माना डाल सके। इसी क्षण उसे अपनी हथेलियों से एक हल्की ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती है। वह जानता है कि यह माना है ना, यह उसके लिए दिलचस्प है क्योंकि यह स्क्रॉल वन टाइम यूज एनर्जी वाउचर है और इस बार वह कोई गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब से जो जादू वह इस्तेमाल करेगा वह ब्लैक मैजिक होगा। सिस्टम पुष्टि करता है कि स्किल बुक ऑफ द डेड नेक्रोमैक्रॉन प्राप्त हो चुका है। सिस्टम उसे यह भी सूचित करता है कि टारगेट कार्ल को अनडेड के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है। वह याद करता है कि सिस्टम ने बताया था कि इंटरलोकैटिक में अनडेड ट्रेट वाले दो प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला प्रकार वे हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक या डार्क मना से वापस जीवन दिया गया और दूसरा वे हैं जिन्हें ईगो के बिना पुनर्जीवित कर मजबूत बनाया गया। वह जानता है कि ऐसे प्राणी अपने मास्टर के प्रति लगभग अंधभक्ति बनाए रखते हैं। हालांकि समस्या यह है कि केवल एक परिवार है जो कॉर्प्सेस को अनडेड के रूप में पुनर्जीवित कर सकता है और वह है डार्क फैमिली, मार्वस फैमिली। जबकि राइनहेयर भी एक डार्क फैमिली है, वह नाइट फैमिली है। वहीं मार्वस फैमिली ब्लैक मेजेस हैं जो अनडेड को नियंत्रित करते हैं। वह सोचता है कि क्या फिर मार्वस फैमिली से बाहर के प्लेयर्स अपनी स्किल्स का उपयोग नहीं कर सकते। वह जानता है कि जवाब नहीं है क्योंकि उसके पास वन टाइम यूज स्किल सिलेक्शन वाउचर है। इससे उसने नेक्रोमैक्रॉन, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है, प्राप्त किया। रोना आश्चर्यचकित हो जाती है जब वह देखती है कि युवा मास्टर के मुंह से डार्क ब्लड बहने लगता है, लेकिन वह इसे थोड़ी देर और आगे बढ़ाना चाहता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका माना खत्म हो रहा है। उसी क्षण कार्ल जीवित हो जाता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने स्किल सफलतापूर्वक एक्टिवेट किया। कार्ल अब पहले से भी मजबूत है। सिस्टम सूचित करता है कि उसका पेट कार्ल अनडेड के रूप में पुनर्जीवित हो गया है। वह इस स्किल को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर प्रसन्न है। वह अब सिस्टम में कार्ल के ट्रेड्स को देखता है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि कार्ल पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो गया है। हालांकि कार्ल के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं। वह कार्ल से कहता है कि अब से वह उसका मास्टर होगा और कार्ल ऐसे व्यवहार करता है जो दर्शाता है कि उसने अपने मास्टर को पूरी तरह समझ लिया है। रोना भावुक हो जाती है और युवा मास्टर को कसकर गले लगाती है। कहती है कि उसे लगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और यह सोचकर कि वह इतना रेकलेसली माना कैसे उपयोग कर सकता है। वह कार्ल को भी डांटती है, पूछती है कि वह भी इतना रेकलेसली कैसे व्यवहार कर सकता है। वह कार्ल को चिल्लाती है, कहती है कि वह उसकी कितनी परवाह करती है और आदेश देती है कि उसने जो कैरेट खिलाया था उसे थूक दे। अब युवा मास्टर अपना ध्यान हिडन पीस की ओर मोड़ता है। कुछ दिनों बाद वह रात के समय बाहर जाता है, नक्शे को देखता है और सोचता है कि रास्ता गेम के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं है। वह राइनहर परिवार का दूसरा हिडन पीस खोजने के लिए जुट जाता है। दृढ़ निश्चय करता है कि उसे यह आइटम हासिल करना ही होगा। यह वह की है जो थोड़ी मदद करेगा उसके टर्मिनली इल ट्रेट के लिए। वह सोचता है कि क्या वह बहुत संवेदनशील हो रहा है, लेकिन अब यह कोई गेम नहीं है, यह वास्तविकता है। वह एक सच नोटिस बोर्ड पर पहुंचता है जिस पर चेतावनी लिखी है कि यह माया का जंगल है और अगर छोटे बच्चे प्रवेश करेंगे तो खो सकते हैं और मर सकते हैं, इसलिए किसी भी हालत में प्रवेश न करें। वह सोचता है कि वह दूसरी बार मरना नहीं चाहता। सिस्टम चेतावनी देता है कि वह मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुका है और इसे क्लियर करने में विफलता मौत का कारण बनेगी। वास्तविकता में मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट राइनहेलर के क्षेत्र में स्थित है, एक ऐसा जंगल जहां प्रवेश वर्जित है। अंधेरा और घना धुंध होने के कारण चाहे रेंजर या पाथफाइंडर कितना भी स्किल्ड हो, उन्हें भी यहाँ रास्ता खोजने में कठिनाई होगी। वह जानता है कि यह नाम के अनुसार ही है, एक ऐसी जगह जो हर किसी को चाइल्ड की तरह खो जाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन वह जानता है कि इसका और भी अर्थ है। यदि कोई फुली ग्रोन अडल्ट इस जंगल में मॉन्स्टर को मारता है तो भी वे आर्टिफैक्ट्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही इंट्रूडर यदि अडल्ट है तो मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वह याद करता है कि उसने यहाँ कई बार सही रास्ता खोजते समय मारा, इसलिए मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट की डिफिकल्टी रेटिंग कम से कम 2 और आधा सितारे हैं, जहाँ 5 सितारे अधिकतम हैं। यह गेम के वर्स्ट डिफिकल्टी होने के कारण वह याद करता है कि उसने बिना यह जाने कि कौन से आइटम्स मिलेंगे इसे क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत की थी। अब वह सोचता है कि यह उसके टर्मिनली इल ट्रेट के लिए परफेक्टली सूटेड आइटम खोजने के लिए सही जगह है। अपनी टॉर्च जलाते हुए वह जंगल में खोज शुरू करता है। वह जानता है कि मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट को क्लियर करने की क्रूशल की धुएं की दिशा है। विशेष रूप से यह उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें धुआं जा रहा है। वह जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि व्यक्ति कितनी देर तक छिपा रहेगा और सुझाव देता है कि अब खुद को प्रकट करे। देखते हुए वह पाता है कि वहां कोई नहीं है और सोचता है कि व्यक्ति आखिर तक छिपा रहेगा। अभी महल में तालियां अब भी उसके बारे में सोच रही है और विश्वास नहीं कर पा रही कि उसकी खूबसूरती का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह इसे बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही। अचानक उसकी मेड एमा उससे अनुरोध करती है कि वह यंग मास्टर के पीछे चलना बंद करे। एमा यह भी कहती है कि यदि वह ऐसा करती रही तो खुद भी उसे डांटा जाएगा। तालियां उसे शांत करती है
और गारंटी देती है कि वह एमा को परिवार से निकालने नहीं देगी। एमा उसे समझाती है कि उसका मतलब यह नहीं है। वह सोचती है कि यंग मिस टालिया पहले से ही इतनी टैलेंटेड है कि सभी उसे नेक्स्ट मेट्रियार्च के रूप में सम्मान दें, और यदि केवल यंग मिस चले यहाँ नहीं होती। वह यह भी जानना चाहती है कि तालिया अपनी बहन की तुलना में क्यों इन्फीरियर महसूस करती है और इतनी इम्पेशेंट क्यों है। एमा अपने कमरे से चली जाती है, सोचते हुए कि तालिया शायद अब सो रही, लेकिन जब एमा अपने कमरे की जांच करती है तो तालिया पहले ही चली गई है। एमा सोचती है कि क्या वह यंग मास्टर नॉक्स को खोजने गई। जल्दी से एमा महल में सभी को जगाती है। तालिया वास्तव में जंगल में नॉक्स को खोज निकालती है, जो उसे चौंका देता है। वह पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अचानक युवा सोर्ड्समैन खतरा महसूस करता है और उसे पीछे खड़ा होने के लिए कहता है। दोनों स्टार्टल्ड होते हैं जब एक ग्रे वुल्फ उनके पास आता है। वह सोचता है कि क्या यह जंगल ग्रे वुल्फ के क्षेत्र का हिस्सा है। तालिया महसूस करती है कि उसके पास अभी सिर्फ एक डैगर है। भेड़िया उनके चारों ओर घूमना शुरू कर देता है और दूसरों को शामिल होने का संकेत देता है। अचानक ग्रे वुल्फ उन पर हमला करता है। वह डरती है, लेकिन वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहता है। चार्जिंग ग्रे वुल्फ को घूरते हुए वह एक कदम आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के एक ही स्विंग से उसे तुरंत मार देता है। तालिया गहराई से प्रभावित होती है और सोचती है कि भले ही यह सिर्फ एक भेड़िया था, उसने इसे इतनी साफ सुथरी तरीके से हराया। नॉक्स शांत होकर उसे देखता है और कहता है कि वह फिर से पूछेगा कि वह यहाँ क्या कर रही, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके भाई ही उसका पीछा करेंगे। वह बस मुस्कुराती है और जब वह उसके हाथ में नाइट स्ट्रोल देखती है तो सोचती है कि यह क्यों है। वह उत्तर मांगता है और धमकी देता है कि यदि उसने जवाब नहीं दिया तो उसे यहाँ अकेला छोड़ देगा। उसके पास आते हुए वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वह कुछ भी अजीब नहीं कर रही। वास्तव में ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह अचानक इतना मजबूत हो गया और उसने सोचा कि वह भी उसके जैसा मजबूत बनना चाहती है। वह बताती है कि उसने खिड़की से देखा और उसे जिज्ञासा हुई कि वह कहाँ जा रहा है। जैसा कि उसने सोचा था, उसे विश्वास था कि नॉक्स के पास कोई विशेष ट्रेनिंग मेथड है। वह बताती है कि यही वजह है कि उसने उसका पीछा किया, और जब उसने यह जंगल देखा तो बिना सोचे उसमें कूद गई। नॉक्स अब 3 बातों के बारे में निश्चित है। पहली, वह उसके प्रति अत्यंत उच्च सम्मान रखती है। दूसरी, वह उसके प्रति हॉस्टाइल नहीं है, जो राहत की बात है। और अंत में वह बस एक बच्ची है जो नहीं समझती कि दूसरों का पीछा करना रात में कितना खतरनाक है। युवा सोर्ड्समैन मुस्कुराता है और सोचता है कि चूंकि वह कोर कैरेक्टर्स में से एक है, उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। वह उसे कहता है कि फिलहाल उसका पीछा करे। हालांकि वह स्पष्ट कर देता है कि वह उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि केवल इस स्थिति को हल कर रहा है ताकि उसका परिवार मुश्किल में न पड़े। वह अपनी गलती स्वीकार करती है और उसके लिए माफी मांगती है। वह आशा करता है कि वह शायद फिर कभी कोई खतरनाक काम नहीं करेगी। वह उसका जीवन बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है, और जैसे ही वह कुछ कहने वाली होती है, वे देखते हैं कि कई भेड़िए उन्हें घूर रहे हैं। युवा मास्टर उसे अपने पास से दूर रहने का आदेश देता है और जलती हुई टॉर्च उसे सौंप देता है। वह उसे निर्देश देता है कि वह घर की ओर जाए। जैसे ही वह तलवार से भेड़ियों पर हमला करता है, वह सोचता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स हैं जिन पर उसे फिर ध्यान देना होगा। वह जानता है कि यह जगह सिनारियो शुरू होने से पहले से मौजूद है, और चूंकि यह प्रोलॉग का क्षेत्र है, यहाँ कोई बॉस मॉन्स्टर्स नहीं होंगे। हालांकि एक एलीट मॉन्स्टर बॉस से एक रैंक नीचे यहाँ प्रकट होगा। वह वही इवॉल्व्ड ग्रे वुल्फ है जिसे उसने अभी काटा, एलीट ग्रे वुल्फ। लेकिन केवल यह जान लेना कि उसका दुश्मन कौन है चीजों को उसके लिए स्मूथ नहीं बनाएगा। वह भेड़ियों पर वार करता है और उन्हें मारना शुरू करता है। भेड़िए लगातार उस पर हमला करते हैं और वह उन्हें काटता रहता है। उसे याद आता है कि जब वह चॉन था और इनर लूनेटिक खेलता था, तब वह हमेशा यह शब्द दोहराता था। क्या वह वास्तव में वीकलिंग था? तालिया उसे अनगिनत भेड़ियों को मारते देखती है और सोचती है कि क्या उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, क्योंकि जब उसने अपने भाइयों से लड़ा था तब उसकी सोर्ड टेक्निक और भी शानदार लगी थी। वह यह भी सवाल करती है कि क्या उसने पहले कभी ग्रे वुल्व्स मारे हैं। इस बीच नॉक्स सोचता है कि वह अभी भी बहुत वीक है। एक बहुत बड़ा ग्रे वुल्फ उसके सामने प्रकट होता है और वह तुरंत पहचान लेता है कि यह इलीट ग्रे वुल्फ है। जल्दी ही महल के कई लोग जंगल में प्रवेश करते हैं ताकि उन्हें खोजा जा सके। वे जंगल के पास उनके फुटप्रिंट्स पाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि नॉक्स और तालियां अंदर गए हैं। एमा सर्च पार्टी में है और उन्हें तुरंत जाने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन रॉडवेल उसकी बात को अस्वीकार करता है और इसे फूलिश कहता है। एमा जानना चाहती है कि वह जाने क्यों नहीं चाहते। रॉडवेल उसे समझाता है कि यह एक ऐसा जंगल है जिसे राइनहर भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। सिस्टम दिखाता है कि मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट राइनहर फैमिली के क्षेत्रों में सबसे ऊंचे रैंक वाला है, और जबकि राइनहर परिवार दक्षिण का सबसे मजबूत डार्क फैमिली माना जाता है, ये तथ्य कि वहां अब भी एक जंगल है जिसे वे क्लियर नहीं कर पाए, ये कहने के समान है कि वे इनकॉम्पिटेंट हैं।
इसके अलावा यह वास्तविकता कि केवल बच्चे जो एडल्ट्स नहीं बने हैं जंगल में प्रवेश कर सकते हैं और यह केवल बच्चों द्वारा ही सफलतापूर्वक क्लियर किया जा सकता है, उन्हें अभी तक पता नहीं है। हेड बटलर सोचता है कि युवा मास्टर जंगल में क्यों गया। वह नहीं मानता कि लड़का किसी माइंड कंट्रोलिंग मॉन्स्टर द्वारा बिविच्ड हुआ था। ट्रैक्स को देखकर वह नोटिस करता है कि नॉक्स निश्चित रूप से सावधानी से हिला। एस्टेट के स्ट्रॉन्गेस्ट मना बैरियर को पार करने का कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि युवा मास्टर ने जंगल में जानबूझकर प्रवेश किया। वह खुद से स्वीकार करता है कि वह गलत था और अब वह यह नकार नहीं सकता कि नॉक्स पहले जैसा कमजोर और रोगी युवा मास्टर नहीं रहा। रॉडवेल एमा को बताता है कि उनके लौटने का केवल एक ही तरीका है, युवा मास्टर को अपनी बुद्धि का उपयोग करके जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एमा भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह खुद को दोष देती है कि उसने अपनी युवा मिस को इस हालत में डाल दिया। दूसरी तरफ युवा सोर्ड्समैन भेड़ियों को मारते हुए आगे बढ़ता है। वह नोटिस करता है कि तालियां अपनी नाइफ निकाल रही है और सोचता है कि वह डर के बावजूद अपना फोकस नहीं खोई है। वह उसे सलाह देता है कि अनावश्यक रूप से हमला न करे क्योंकि उसे चोट लग सकती है और केवल अपने आप को बचाने के लिए अपनी शक्ति बचाए रखे। उसे पता है कि एलीट वुल्फ को मारना खतरे की बात नहीं, क्योंकि यह केवल 2 और आधा स्टार रेट किया गया है। वह चाहता है कि तालियां सतर्क रहे और अपने आसपास की परिस्थितियों पर ध्यान दे सके। वह उसे देखता है और जानता है कि उसने अच्छी तरह सीखा है, भले ही वह अभी उस स्तर पर नहीं है जहां वह उस पर भरोसा कर सके कि वह उसका साथ दे। फिर वह जल्दी से आवर ऑफ द जीनियस एक्टिवेट करता है। उसका इरादा यह स्किल उपयोग करके उसे एक ही वार में मारने का है। जैसे ही एलीट ग्रे वुल्फ उस पर कूदता है, वह तुरंत उसे मार देता है। फिर वह नोटिस करता है कि बाकी भेड़िए रुक गए हैं, लेकिन अचानक वे फिर से एक एक करके हमला करना शुरू कर देते हैं और वह उन्हें काटता रहता है। इस बार भेड़िए इतने फेरोशियस और एग्रेसिव हैं कि तालियां उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि भले ही नॉक्स ने कहा था कि अगर खतरा बढ़ा तो वह भाग जाए, अब वह ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है। आखिरकार वह उससे पूछता है कि क्या वह उसकी मदद करने वाली है। तालियां पूछती है कि क्या वह घायल है। वह जानता है कि उसे मदद के लिए बुलाना व्यर्थ है, इसलिए वह आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। फिर भी वह समझता है कि यह लापरवाही करने का समय नहीं है। वह महसूस करता है कि उसने अभी अपना पैथेटिक साइड दिखा दिया है और उसकी स्किल का रिकॉइल पहले ही आ चुका है। उसे पता है कि अभी खत्म नहीं हुआ। वह नोटिस करता है कि एलीट वुल्फ अंततः खड़ा हो गया है। शुरुआत में एलीट वुल्फ उसके चारों ओर घूमता है, उसकी हर चाल पर ध्यान देता है। फिर अचानक ये फुल स्पीड से नॉक्स पर चार्ज करता है, लेकिन एलीट वुल्फ एक अजीब तकनीक का उपयोग करता है। पहले ये भाग जाता है, फिर अचानक वापस प्रकट होता है, उस पर कूदता है और उसके कंधे को चोट पहुंचाता है, फिर से पीछे हट जाता है। दूसरी बार यह उसी तरह से हमला दोहराता है। युवा मास्टर सोचता है कि यह सपोज्ड है 2 और आधा स्टार मॉन्स्टर होने के नाते, लेकिन एलीट वुल्फ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। वह समझता है कि उसे अपनी अप्रोच रिवाइज करनी होगी। वह नोटिस करता है कि यह एलीट ग्रे वुल्फ खेल में जितना था उससे कहीं ज्यादा चालाक और कनिंग है। वह जानता है कि यह अब छिपा हुआ है, उसे देख रहा है और स्ट्राइक करने का दूसरा मौका ढूंढ रहा है। पिछली 2 अटैक्स ने उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया था। वह पछताता है कि उसने इसके इंटेलिजेंस को पहले क्यों नहीं पहचाना जब यह अन्य भेड़ियों को कमांड कर रहा था, और सोचता है कि यह टेरेन और जियोग्राफिकल एडवांटेजेस का भी फायदा उठा सकता है। उसे पहले अपनी गार्ड उठानी होगी। अचानक एलीट वुल्फ फिर से हमला करता है और इस बार नॉक्स उसे मारता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा लगता है कि भेड़िया चाहता था कि वह बड़ी स्विंग करे और ओपनिंग दिखाए। एलीट तुरंत काउंटर करता है और सोर्ड्समैन इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। वह सोचता है कि क्या उसने सिर्फ इसलिए उत्साहित होकर ऐसा किया क्योंकि उसने इस गेम को कई बार क्लियर किया है। वह जानता है कि यह एक फूलिश जजमेंट था। फिर अचानक तालिया की डैगर उसकी आंख में लगती है। वह सोचता है कि अगर एलीट वुल्फ ओपनिंग्स बना सकता है तो वे भी बना सकते हैं। वह अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल बनाने वाली व्यक्ति तालिया थी। मौका पाकर वह अपनी तलवार के एक स्विंग में एलीट ग्रे वुल्फ को मार देता है। तालिया देखती है कि 2 अन्य भेड़िए उनकी लड़ाई को ऑब्जर्व कर रहे हैं और जब नॉक्स एलीट को मार देता है वे पीछे हट जाते हैं। यह देखकर वह पेड़ से उतरती है और उसकी ओर दौड़ती है। वह जानना चाहती है कि वह ठीक है या नहीं। वह कहता है कि उसने केवल उसकी वजह से बचा और इसके लिए धन्यवाद देता है। धन्यवाद व्यक्त करने के बाद वह सोचता है कि क्या उसने अभी भविष्य में उसे मारने वाले दुश्मन को धन्यवाद दे दिया, लेकिन फिलहाल यह उसकी चिंता का विषय नहीं है। वह पूछती है कि क्या उसे अभी चोट लगी है क्योंकि उसने उसके कंधे पर बड़े घाव देखे। वह जवाब देता है कि यह केवल हल्का सा घाव है और चिंता करने की कोई बात नहीं। वह राहत महसूस करती है कि वह कहीं और घायल नहीं है। अचानक एक छोटा सा मकड़ी तालिया के कंधे पर कूदता है और वह चिल्ला उठती है कि यह एक और मॉन्स्टर है। वह तेजी से नॉक्स की बाहों में कूदती है और मजबूती से उसे पकड़ लेती है। वह कहती है
कि वहाँ एक मकड़ी है और वह उसे कसकर पकड़ रही है। युवा मास्टर सोचता है कि वह कितने समय तक उसे पकड़ कर रखेगी। वह यह भी जिज्ञासु है कि क्या वह सच में मकड़ी से डर रही है या सिर्फ उसे गले लगाना चाहती है। वह कैजुअली मकड़ी को फेंक देता है और उसे सवाल करता है कि अगर मकड़ी जैसी चीज उसे डराती है तो उसने जंगल में उसके पीछे क्यों आया। वह पूछती है कि क्या वह मकड़ियों से नहीं डरता। सोर्ड्समैन जवाब देता है कि इस तरह के डर के साथ वह निश्चित रूप से नाइट नहीं बन पाएगी। यह सुनकर वह नाराज हो जाती है और उससे पीछे हटती है। वह मुस्कुराता है, सोचता है कि आखिरकार उसने उसे छोड़ दिया। वह जानता है कि उसने केवल उसकी वजह से बचा है, लेकिन यह कहने में हिचकिचा रहा है क्योंकि वह अचानक चिल्ला सकती है। अब बस उन्हें जंगल से बाहर निकलना है। सुबह हो चुकी है और खोज दल अभी भी जंगल के बाहर इंतजार कर रहा है। एमा चिंतित है, सोच रही है कि क्या वे सुरक्षित हैं या नहीं। वह बेचैन महसूस करती है कि मिस टालिया का गायब होना दोनों परिवारों के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है। रॉडवेल सोचता है कि क्योंकि इस क्षेत्र में मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट में कई बच्चे गायब हो जाते हैं, कुछ लोग चुपचाप राइनहर परिवार को इनकॉम्पिटेंट मानते हैं। अचानक एमा जंगल की ओर इशारा करती है और दूसरों को बताती है कि जंगल का धुंध उठना शुरू हो गया है। अब वे देख पाते हैं कि मिसिंग चाइल्ड फॉरेस्ट साफ हो चुका है। उसे पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन वह यही सोचती है। रॉडवेल उसकी ऑब्जर्वेशन की पुष्टि करता है और कहता है कि वह सही है। वह समझाता है कि इसका मतलब है कि जंगल क्लियर्ड हो चुका है और जिस संभावना के बारे में वे सोच रहे थे वह सच में बदल गई। अब सभी जंगल में प्रवेश करते हैं और एमा कहती है कि इसका मतलब है कि उनका युवा मास्टर ने यह किया। अचानक वे देखते हैं कि युवा मास्टर और तालियां जंगल से बाहर आ रहे हैं। एक नौकर टिप्पणी करता है कि यह सोचकर कि वह वास्तव में जंगल साफ कर सकता है, विश्वास करना मुश्किल है और वह ऐसा बाहर आ रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। रॉडवेल मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। अब वह निश्चित है कि राइनहर परिवार के वंशजों की हायरार्की में बड़ा टर्मोइल आने वाला है। नॉक्स खोज दल की ओर देखता है और सोचता है कि यहाँ सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। एमा तालिया की ओर दौड़ती है और उसे गले लगाती है, कहती है कि वे उसके लिए बहुत वरीड थे। रॉडवेल युवा मास्टर को बताता है कि परिवार भी उसके गायब होने के लिए चिंतित था। नॉक्स को विश्वास नहीं हो रहा कि परिवार किसी गुड फॉर नथिंग जैसे उसके लिए वरीड होगा। सोचता है कि यह केवल उनके डार्क फैमिलीज रेपुटेशन के कारण है। एमा तालिया को फिर से स्टिल रेनर फैमिली के 7 नियम याद दिलाना चाहती है और उसे पालन करने के लिए अर्जिंग करती है। तालिया फिर से माफी मांगती है, कहती है कि उसे खेद है। एमा हंसती है और कहती है कि एक लोली मेड के रूप में वह तालिया को कैसे दोष दे सकती है और पैट्रियार्क खुद उसे नियम सिखाएंगे। नॉक्स सोचता है कि लगता है इस मेड की स्टैमिना भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जब वह उसकी स्टेटस देखता है तो उसे उसकी स्टैमिना 4.5 दिखाई देती है। एमा स्वॉर्ड्समैन के पास आती है और उन्हें उनकी युवा मिस की सुरक्षा करने के लिए धन्यवाद देती है। तालिया सोचती है कि उसने उसके साथ जाने का कोई इरादा भी नहीं किया था। वह कहता है कि उसने अपना वेट खुद उठाया और उसे सलाह देता है कि वह खुद को अधिक दोषी न ठहराए। इसके बाद सभी महल लौट आते हैं। युवा मास्टर अपने बेडरूम में जाता है और सोचता है कि फिलहाल यह खत्म हो गया है। वह चिंतन करता है कि रॉडवेल का जंगल के बाहर नाइट्स के साथ इंतजार करना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वह सोचता है कि क्या यह तालिया की वजह से था, लेकिन फिर भी उसने हिडन पीस हासिल कर लिया। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने एक नया आर्टिफैक्ट प्राप्त किया है। ये एक एक्सेसरी है जिसे ब्लैक फ्लेम रिंग कहा जाता है। सिस्टम उसे इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बताता है। वह इसके स्पेशल इफेक्ट के बारे में पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि जब वह इसे पहनकर किसी टारगेट को हारेगा तो वह उनके लाइफ फोर्स का बहुत छोटा हिस्सा चुराकर अपनी लाइफ में बदल देगा। साथ ही डिफीटेड टारगेट का रैंक जितना उच्च होगा उतनी अधिक लाइफ फोर्स वह चुराएगा। अब वह जानता है कि किसी और की लाइफ फोर्स चुराने में सक्षम केवल यही ब्लैक फ्लेम रिंग है। हालांकि वह यह भी समझता है कि इस रिंग को पहनने का मतलब यह नहीं कि उसकी लाइफ लंबी हो जाएगी, क्योंकि किसी की लाइफ अनंत तक बढ़ाई नहीं जा सकती। केवल एक बहुत छोटा लाइफ फोर्स चुराया जा सकता है। इसलिए वह समझता है कि अपनी टर्मिनल इलनेस को ओवरकम करना आसान नहीं होगा। फिर भी वह मानता है कि जब तक वह संघर्ष कर सकता है और प्रगति कर सकता है, ये उस निराशाजनक जीवन से कहीं बेहतर है जो मौत के कगार पर जी रहा हो। उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अब वह निश्चित रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी लाइफ फोर्स और माना उठ रही है। वह रोना को बुलाता है, ये जानते हुए कि वह बस उसके कमरे के बाहर है। कुछ ही सेकंड में वह प्रवेश करती है और सोचती है कि क्या वह वास्तव में चीजों को देख सकता है। वह कहती है कि क्या वह उसका नग्न शरीर भी देख सकता है। युवा मास्टर गुस्से में आकर चिल्लाता है और पूछता है कि वह आखिर क्या बात कर रही है। फिर अपनी उंगली से उसका माथा चटका देता है। वह कहती है कि दर्द हुआ और सोचती है कि उसका चटका सामान्य से ज्यादा दर्दनाक क्यों लगा। वह उसे बेकार की बातें बंद करने के लिए कहता है और फिर से आर्म रेसल करने की पेशकश करता है। वह पूछती है कि अगर वह इस बार जीत गई तो क्या सच में उसका सैलरी बढ़ेगा। वह सहमत हो जाता है और पूछता है कि अगर वह हार गई तो क्या होगा।
वह भी अपनी सैलरी का 20% दांव में लगाती है। इस बार हालांकि वह उसे 1 सेकंड में हरा देता है। वह इस परिणाम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हारने के बाद वह पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि किसी रेप्यूटेबल परिवार के बेटे के लिए एक नौकर की पहले से ही पिटीफुल सैलरी 20% कम करना उचित है। वह मुस्कुराता है और सहमत हो जाता है। कहता है कि राइनहर परिवार के रूमर्ड गुड फॉर नथिंग होने के नाते वह ट्रिवियल चीजों की परवाह नहीं करता। वह उसके सामने झुककर माफी मांगती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी फ्रीक्वेंट सिकनेस के इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं और उसे रिस्ट फ्रैक्चर लेवल 2 प्राप्त हुआ है। वह इन नेगेटिव ट्रेट्स से इरिटेट हो जाता है। वह रोना से कहता है कि वह उसकी सैलरी रिडक्शन कैंसिल कर देगा और बदले में उसे आइस और वेट टॉवल लाने को कहता है। वह चिंतित होती है और सोचती है कि उसका युवा मास्टर ठीक नहीं लग रहा। सोर्ड्समैन सोचता है कि फिलहाल वह सिर्फ रिंग हासिल करने से संतुष्ट रहेगा। अब बस उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। समय बीतता है और 2 हिडन पीसेज, काल और ब्लैक फ्लेम रिंग, अब भी उसके पास हैं। उसे इन्हें प्राप्त हुए 6 महीने हो चुके हैं और अफसोस है कि अभी तक इन्हें इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला। फिर वह निर्णय आता है कि नॉक्स को ग्राउंडिंग कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसने कोई परेशानी की हो। उसने मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट को भी क्लियर किया। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसे ग्राउंडिंग किया गया, जबकि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। वह रोना की ओर देखता है और पूछता है कि क्या वह उससे सहमत है। वह केवल कहती है कि वह परिवार की मेड है और अगर वह पेट्रियार्क की बुराई करेगी तो उसका सैलरी घट जाएगा। नॉक्स अपने हाथ पर शपथ लेता है कि अगर वह उसकी इच्छानुसार नहीं चली तो उसका सैलरी घट जाएगा। यह सुनते ही वह जल्दी कहती है कि पेट्रियार्क उस पर बहुत कठोर हैं। वह यह भी बताती है कि उसने उसकी फीलिंग्स को भी समझा नहीं। वह सोचता है कि वह इस जीवन में कितनी मेहनत कर रहा है, काल की ग्रोथ को देखकर जीवन को प्रोडक्टिव बना रहा है, लेकिन वह जानता है कि वह ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि उसकी लाइफ अभी भी शॉर्टन हो रही है। सिस्टम उसे दिखाता है कि उसकी टर्मिनल इलनेस के कारण उसके पास केवल 147 दिन बचे हैं। वह सोचता है कि यह डार्न सिस्टम उसकी लाइफ में उससे ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है। वह सार्केस्टिकली सिस्टम को धन्यवाद देता है। अंततः वह तय करता है कि अब और नहीं, उसे अपने पिता के पास जाकर परमिशन लेनी होगी। इसी समय रोना उसके दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है कि उसने और गर्म बेथिंग वाटर तैयार किया है। अचानक रॉडवेल उसके कमरे में प्रवेश करता है और बताता है कि पेट्रियार्क ने उसे बुलाया है। उसके पिता अपने ऑफिस में बैठकर नाइट ऑफ स्लॉटर के बारे में सोचते हैं, जब उसने काउंटलेस मॉन्स्टर्स और डीमंस को मारा था। वह याद करता है जब डीमंस हर जगह फैल गए थे और जो ह्यूमंस बीच में फंस गए थे। उसे लगता है कि यह एक डिजास्टर जैसा था। वह उम्मीद करता है कि किसी दिन उसके किसी बेटे को सुप्रीम ब्लैक सोर्ड सीखने का मौका मिले। फिर भी वह प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे टैलेंट चाहिए जो निश्चित हो, क्योंकि किसी एक को ही उसे मारना होगा। रॉडवेल ऑफिस में प्रवेश करता है और बताता है कि युवा मास्टर जल्दी ही आने वाला है। टियाओ सोचता है कि नॉक्स लेट है और रॉडवेल से कहता है कि उसे तुरंत भेजो। वह मिसिंग चाइल्ड्स फॉरेस्ट के बारे में सोचता है, जो एक ऐसा स्थान है जिसे वह खुद भी नहीं जानता कि कैसे क्लियर किया जाए। नॉक्स ने उस जगह को क्लियर किया, ये सोचकर उसे रिवॉर्ड देना ही उचित होगा। टियाओ अपने बेटे से कहता है कि उसने उसे रिवॉर्ड के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है और वह उसे केवल एक ही रिक्वेस्ट मांगने की अनुमति देगा। वह चाहे जो भी हो, बस एक ही रिक्वेस्ट पूरी करेगा। युवा स्वॉर्ड्समैन सोचता है और अपने आप से पूछता है कि उसे एक चीज के लिए क्या मांगना चाहिए। यह पहली बार है जब उसके पिता ने उसे रिवॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट करने को कहा। वह यह भी जानता है कि उसके पिता आमतौर पर अथॉरिटेटिव और स्ट्रिक्ट होते हैं। उसे शक होता है कि कहीं यह कोई ट्रैप तो नहीं। वह महसूस करता है जैसे किसी ने उसकी सिर में गोली मारी हो या पीछे से किसी ने उसे चाकू से घेरा हो। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या वह कुछ भी मांग सकता है। उसके पिता दोहराते हैं कि वह उसे कुछ भी दे देंगे। राइनहेर परिवार के पैट्रियार्क के रूप में वह ब्लैक सोर्ड के लंबे इतिहास की कसम खाकर वादा करता है कि वह कुछ भी पूरा करेंगे। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता गंभीर हैं, लेकिन अब उसे समझ में आता है कि पिता सही कह रहे हैं। उसके पिता समझाते हैं कि अगर उसकी रिक्वेस्ट बहुत रिडिकुलस होगी तो उनके मूल्यांकन में बदलाव होगा। टियो उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह ऐसा फूलिश काम नहीं करेगा। इतनी अचानक पेशकश के कारण वह अपने पिता से सोचने के लिए समय मांगता है। उसके पिता सहमत हो जाते हैं और उसे स्टेट छोड़ने की अनुमति भी देते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि वह पहले की तरह ट्रबल में न पड़े। नॉक्स आज्ञाकारी होकर उनके शब्दों को स्वीकार करता है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि हमेशा ध्यान रखे कि वह रेनहर परिवार का सदस्य है। अगले दिन तालिया और उसकी मेड पैलेस छोड़ने वाली होती है। तालिया नॉक्स से कहती है कि अगली बार एल्डन एकेडमी में मिलें। वह कुछ नहीं कहता और एक्सप्रेशन नहीं बदलता, लेकिन वह फिर भी उसे फिर से मिलने पर इंसिस्ट करती है। हेड बटलर रॉडवेल नॉक्स को याद दिलाता है कि जब कोई लेडी सवाल पूछे तो उसका जवाब देना चाहिए। युवा मास्टर अनिच्छा से उसे जवाब देता है कि यह तब होगा जब वह फुल फ्लेज्ड नाइट बन जाएगी। तालिया इमोशनली चार्ज्ड हो जाती है और सहमति देती है।
लेकिन वह उसे टॉन्ट करता है, जैसे कि सुपर ह्यूज स्पाइडर देखने के बाद भी डरती नहीं। यह रिमार्क उसे दुखी और गुस्सा कर देता है और वह उसे पेट में पंच करती है। वह कहती है कि वह फुल फ्लेज्ड नाइट बनने के बाद लौटेगी और उसके सिर के लिए तैयार रहना चाहिए। नॉक्स सोचता है कि वह उसके सिर से क्या मतलब है और संदेह करता है कि शायद वह उसे मारना चाहती। एमा सभी का धन्यवाद करती है, खासकर युवा मास्टर नॉक्स का। सोर्ड्समैन बहुत रूखा होकर पूछता है कि स्टाइलिनर परिवार की मेड को उसका क्या धन्यवाद करना। वह फिर से टालिया को बचाने के लिए उसकी तारीफ करती है। वह समझाता है कि उसने जानबूझकर नहीं बचाया और कहता है कि अब उन्हें परेशान करना बंद करें और चले जाएं। अंततः टालिया और एम्मा एस्टेट छोड़ देती हैं। नॉक्स महसूस करता है कि कम से कम एक व्यक्ति अब चला गया। वह सोचता है कि क्यों उसे लग रहा है कि वह धीरे धीरे इस अजीब जीवन में अकस्टम्ड हो रहा है। उसे एग्जैक्ट कारण नहीं पता, लेकिन वह काइंड ऑफ इसे एंजॉय कर रहा है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी टर्मिनल इलनेस के कारण बचे हुए दिन केवल 146 हैं। वह तय करता है कि अब उसके पास आराम करने का समय नहीं है। कुछ ही दिनों बाद जब युवा मास्टर अपने कमरे में तैयारी कर रहा होता है, रोना बताती है कि उसे नया मेड और नए सर्वेंट्स चाहिए। ये सुनकर वह सरप्राइज्ड होता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी रॉडवेल कमरे में प्रवेश करता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। वह रॉडवेल से पूछता है कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। रॉडवेल बताता है कि एल्डन एकेडमी ने उसे एक मेड भेजी है जो उसकी सहायता करेगी और आज से वह उसकी सेवा में रहेगी। वह उसे इंट्रोड्यूस करने आया है। वह ग्रीटिंग देती है और कहती है कि आज से वह उसकी एक्सक्लूसिव मेड होगी और उसका नाम लवीलिया है। युवा मास्टर तुरंत सिस्टम में उसकी डिटेल्स चेक करता है। वह पाता है कि उसके पास परफेक्ट हाउसवर्क, एक्टिव स्किल है और वह टियाओ के ऑर्डर्स पर उसकी निगरानी कर रही। यह इन्फॉर्मेशन उसे थोड़ा कॉन्शियस बना देती। तभी सिस्टम सूचित करता है कि उसकी टर्मिनल इलनेस के कारण बचे हुए दिन केवल 140 हैं। वह ऑब्जर्वेशन करता है कि जब समय सीमित हो तो यह बहुत तेजी से गुजरता है। फिलहाल उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसके पॉजिटिव स्टैट्स ठीक हैं। वह सोचता है कि इतनी सीवियर पेनल्टी के बावजूद वह वास्तव में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। जल्द ही उसे एल्डन एकेडमी में एडमिट किया जाएगा। रोना बताती है कि 2 महीने बाद वह फाइनली एल्डन एकेडमी में पढ़ाई शुरू करेगा और पूछती है कि क्या उसे नर्वस महसूस हो रहा है। नॉक्स सवाल करता है कि क्या वह सच में खुश है कि वह अब एकेडमी जाने वाला है। इस पर रोना रोने लगती है और कहती है कि उसे पहले ही से उसका इंतजार शुरू हो गया है। वह उसे ओवर रिएक्ट करने से रोकता है और कहता है कि उसकी सैलरी नहीं घटाने वाला। ये सुनते ही वह खुश हो जाती है। युवा मास्टर सोचता है कि अगले 2 महीने में उसके पास रोना को परेशान करने का समय भी नहीं है। अगर वह अपने स्टैट्स में थोड़ी भी वृद्धि नहीं करता तो एकेडमी के भीतर जीवित रहना असंभव होगा। उसे पता है कि एल्डेन एम्पायर की सबसे बेहतरीन एकेडमी है, जहां पूरे देश से मॉन्स्ट्रसली स्ट्रॉन्ग कैडेट्स आते हैं। वहां सर्वाइविंग करके और मेन स्टोरी में एंटर होकर उसे विलन की भूमिका निभानी होगी। फिलहाल सब कुछ उसके लिए इतना कठिन है।